The screen is visible to everyone. स्क्रीन विजिबल है गाइस? ओके, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा स्टैट्स का थर्ड क्लास है और हम लोग यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। नोट आज की क्लास में एक या दो क्लासेस और लगेंगे, बट क्या सब पढ़ चुके हैं? तो बेसिकली हम लोगों ने मीन कर लिया था, सैंपल मीन हो गया था, मीडियन कर लिया था, मोड हो चुका है, परसेंटाइल हो चुका है, डिसाइल हो चुका है, क्वार्टाइल हो चुका है। तो ये सब टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, दैट इज ट्रिम्ड मीन। ट्रिम्ड मीन, ओके। अब ये ट्रिम्ड मीन का कंसेप्ट क्यों आया है? लेट अस सपोज आप क्या बोलते हो कि जो आप मीन निकाल रहे हो, तो एक सिंगल फिगर निकाल रहे हो और वो सिंगल फिगर आपके पूरे डेटा को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। जैसे आप बोलते हो, लेट अस सपोज मैंने किसी एक स्टूडेंट को लिया। लेट अस सपोज वो स्टूडेंट है, लेट अस सपोज रमन। मैंने एक रमन नाम के लड़के को लिया और मैंने बोला कि बताओ आपको क्या क्या मार्क्स आए, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आए। तो उसने बोला कि लेटर सपोज सब्जेक्ट ए है और ए में उसको जो मार्क्स आया है वो है 60। सब्जेक्ट बी है और बी में जो मार्क्स आया है वो है लेटर सपोज 59। सब्जेक्ट सी है, सी में मार्क्स आया है 61। सब्जेक्ट डी है, डी में मार्क्स आया है 58। सब्जेक्ट ई है, इसमें इसको मार्क्स है 62। एंड एक है सब्जेक्ट एफ और इसमें इसको मार्क्स लेटर सपोज 60। कुछ इस तरीके से, मतलब कि इसका ये मार्क्स है। एक्स जो है बेसिकली रमन के मार्क्स को बता रहा है डिफरेंट डिफरेंट पेपर में। जब आप इस डेटा से, इस एक्स वाले डेटा से लेकर मीन निकालोगे, तो आपका मीन मान लेते हैं ऑन एवरेज 60 आएगा। ठीक है। कुछ भी अगर मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, नॉर्मली मैंने बोला कि रमन के जो मार्क्स थे उससे जो मैंने एक एवरेज निकाला वो एवरेज 60 आया। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ इस एवरेज से, कि जो रमन के डिफरेंट डिफरेंट पेपर में मार्क्स आए होंगे वो ऑन एन एवरेज 60 आए होंगे। किसी में 60 आया होगा, किसी में 60 के आसपास आया होगा। क्या सही है? यही मतलब होता है एवरेज का, यही होता है मीन का मतलब। यस सर। ठीक है। चलिए, तो ये एक सिनेरियो हमारे पास था। एक को मैंने और लिया। लेट अस सपोज, ठीक, एक स्टूडेंट को मैंने और लिया। लेट अस सपोज इसका नाम है कुछ, मान के चलते हैं तरुण। कुछ इस तरीके से नाम है, ठीक है। इसके पास जब मैंने पूछा कि आपको बताओ आपको डिफरेंट डिफरेंट पेपर में क्या मार्क्स आया है, तो ये बोलता है कि मेरे को ना ए में आया है मात्र 10 मार्क्स। बी एक पेपर है जिसमें मेरे को आया है 95। सी एक पेपर है जिसमें मेरे को आया है 35। डी एक पेपर है जिसमें मेरे को आया है 85। ई एक पेपर है जिसमें मेरे को आया है 60। और एफ एक पेपर है जिसमें इसको आया लेटर सपोज 55। कुछ इस तरीके से। और मान लेते हैं जब आप इसका मीन निकालोगे, ओके, या इसको कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि आप बी के जगह पे 55 कर दो एंड एफ के जगह पे 95 कर दो। ये क्यों कर रहे हैं बाद में आपको बताऊंगा, बट ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको मार्क्स आया। जब इसने एवरेज निकाला अपने मार्क्स का, मतलब एक्स बार जब निकाला, तो ये भी आया 60। तो कहने का मतलब ये जो मीन निकाला है 60, ये फिर से वही चीज बताएगा। इसकी डेफिनेशन तो वही है कि अगर तरुण के मार्क्स का मीन 60 आया है तो ये क्या बता रहा होगा कि तरुण के डिफरेंट डिफरेंट पेपर में जो मार्क्स आए होंगे वो ऑन एन एवरेज 60 के आसपास आया होगा। क्या जितना एवरेज आपका रमन का एवरेज, ध्यान सुना, जितना रमन का एवरेज रमन के मार्क्स को एक्सप्लेन कर रहा था अच्छे तरीके से, क्या तरुण का भी एवरेज उसके मार्क्स को उतना ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्या सच में तरुण को हर एक पेपर में 60 के आसपास नंबर है? नो सर। नहीं है कि बस एक ही में 60 है, बाकी सब में किसी में 10 है तो किसी में 95 है, किसी में 55 है, किसी में 85 है। तो तरुण का जो है मीन भले 60 आ गया, बट तरुण का जो मीन आया है, एवरेज जो आया है मार्क्स का, वो तरुण के मार्क्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो हम क्यों क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सिंस तरुण के मार्क्स में एक्सट्रीम पॉइंट जो है ना वो बहुत ज्यादा है। लेट अस सपोज एक्सट्रीम पॉइंट मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू एंड सबसे मैक्सिमम वैल्यू। कोई एक ऐसा पेपर है जिसमें उसको बहुत कम नंबर है और कोई एक ऐसा पेपर है जिसमें उसको बहुत ज्यादा नंबर है। तो इसलिए हम क्या देख पा रहे हैं कि सिंस इसके डेटा में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, सो डेट इसका जो एवरेज है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसके मार्क्स को।
तो इसलिए आप तरुण के मार्क्स से जब मीन निकालोगे नॉर्मल पूरे डेटा को कलेक्ट करके, तो ये मीन आपको सही मतलब नहीं बताएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए बोलता है आपको स्टैटिस्टिकल या स्टैटिशियंस कि आप ऐसा करो, जो तरुण के डेटा में जो एक्सट्रीम पॉइंट है, जो एक्सट्रीम डेटा है, मतलब जो सबसे मिनिमम वैल्यूज है और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यूज है, उसको क्या करो, उसके डेटा से रिमूव कर दो। लेट सपोज इसको रिमूव कर दो, 95 को रिमूव कर दो, 10 को रिमूव कर दो। तो आपने क्या किया, एक्सट्रीम डेटा को रिमूव कर दिया, सबसे मिनिमम वैल्यू को रिमूव कर दिया और सबसे मैक्सिमम वैल्यू को रिमूव कर दिया। इसको ट्रिम्ड कहना भी बोलते हैं, रिमूव मतलब ट्रिम्ड, ट्रिम्ड कर दिया डेटा से। अब इसके पास जो है टोटल 4 डेटा अवेलेबल है, और इस 4 डेटा से आप क्या करो, अब एवरेज निकालो। अब इससे जो एवरेज आएगा, वो जो है तरुण के डेटा को पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। क्लियर? तो यस सर। इसलिए कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रिम्ड मीन का। समटाइम्स हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से होता है, जिसके अंदर में जो एक्सट्रीम वैल्यू है, मतलब एक्सट्रीम वेरिएबल हो जाती है, मतलब कुछ वैल्यू जो बहुत छोटी है, कुछ वैल्यू जो बहुत बड़ी है, और उसको लेकर कंसिडर कर कर जब हम लोग मीन निकालते हैं, तो एक सही मतलब नहीं बताता मेरे को। तो मैं क्या करूंगा कि अपने डेटा में से जो बेकार, जिस जिस वैल्यूज में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, उसको मैं ट्रिम्ड कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, सो डैट कि जो मेरा एवरेज आए वो सही तरीके से। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है ट्रिम डिमिन का, इसलिए हम लोग ट्रिम डिमिन पढ़ रहे होते हैं। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है ट्रिम डिमिन का कंसेप्ट, तो ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, पेपर में आपको किस तरीके से आएगा ट्रिम डिमिन। कुछ इस तरीके से बोलेगा, फाइंड आउट, फाइंड आउट A% ट्रिम डिमिन। किसी को डाउट है कंसेप्ट में, हैंड रेज करके पूछ सकता है अगर डाउट है आपको तो। सबको कंसेप्ट क्लियर है ट्रिम डिमिन का? कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर पढ़ने में मजा आता है। ओके, चलिए, तो आपको बोलता है कि फाइंड आउट A% ट्रिम्ड मीन, तो क्या सब स्टेप आप फॉलो करोगे? सबसे पहला स्टेप, यस, किसको डाउट है? ओके, चलो ठीक, क्लियर। स्टेप 1, सबसे पहले कहता है आप अपने डेटा को अरेंज कर लो। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, आपकी मर्जी। ज्यादा अच्छा रहेगा आप असेंडिंग में करना। इसके बाद स्टेप 2, ये आपको क्या कहता है कि जो नंबर आपको अपने डेटा में से रिमूव करने हैं, ट्रिम्ड करने हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, M = A/में 100 इंटू में N, वेयर N इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपके पास डेटा गिवन है, उसमें जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो होगा मेरा स्मॉल n। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, इस वाले फॉर्मूला को सॉल्व करके जो भी वैल्यूज आएगी, मतलब उतना डेटा आपको क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशन से रिमूव कर देना है। तो बेसिकली एम बताएगा, एम बेसिकली है कि कितने डेटा को आप अपने ऑब्जर्वेशन से रिमूव कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पे जो इसको सॉल्व करोगे आप, A/100 इंटू n, इससे जो आपके पास वैल्यू आएगी, वो हो सकता है इंटीजर आ जाए, इंटीजर नंबर आ जाए, 1 2 4 5 6, इस तरीके से आ जाए। तो लेट सपोज 2 आता है, तो हम आराम से क्या करेंगे, अपने डेटा में से 2 और मतलब ऊपर से 2 और नीचे से 2 को माइनस कर देंगे, मतलब डेटा को रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि नॉन इंटीजर फॉर्म में आ जाए, 2.5 आ जाए, 2.6 आ जाए, तो क्या करेंगे? तो इसी के लिए हम लोग लिखते हैं एक स्टेप नंबर 3। ध्यान से देखो, इसमें मैं दोनों चीजें लिखूंगा। स्टेप 3 में कहता है कि इफ, जो ये आप m सॉल्व कर रहे हो, इफ m इज अ इंटीजर नंबर, अगर ये एक इंटीजर नंबर आ जाए, तो इस टाइम पे क्या करोगे, देन वी विल रिमूव, वी विल रिमूव, और यू कैन सी ट्रिम्ड m नंबर ऑफ डेटा फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम बोथ द एंड, फ्रॉम बोथ द एंड, बोथ द एंड मतलब ऊपर से भी नीचे से भी, बोथ द एंड। ओके, अगर क्या होता है, अगर हमारे पास m जो है वो एक इंटीजर नंबर आता है, कहता है लेटर सपोज इफ m इज नॉन इंटीजर, इफ m इज नॉन इंटीजर नंबर,
अगर m आपका नॉन इंटीजर नंबर आता है, देन वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन। फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन सबको पता है क्या होता है फॉर्मूला, पढ़ कर आए हम लोग यस पिछले सर। 2 क्लास में। क्या होता है यस। बेसिकली, ए इंटू में बी एथ, इस तरीके से आएगा नॉन इंटीजर फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं ए एथ टर्म, प्लस में 0 पॉइंट बी, फिर ए प्लस वन एथ टर्म, वन माइनस में ए। माइनस ए। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करें। क्लियर है? तो ये कुछ स्टेप्स है जो हम लोग को फॉलो करना है अगर हमारे पास इस तरीके से ट्रिम्ड मीन का क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंसेप्ट है। ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज, ओके, आपके पास कुछ इस तरीके से बोला गया, फाइंड आउट, फाइंड आउट 10% ट्रिम्ड मीन। 10% की जगह चलो 20% कर लेते हैं, सो डैट की ज्यादा नंबर निकाल सके हम लोग। ऐसे बोलता 20% ट्रिम्ड मीन। ओके। और आपके पास जो है बेसिकली डेटा कुछ इस तरीके से गिवन है, एक्स इज इक्वल टू, कुछ इस फॉर्म में लिख लो, 2 4 8 10 13 17 19 एंड 20, ये डेटा आपके पास गिवन है। ओके। तो लेट सपोज आपके पास इस तरीके से डेटा मिलता। अगर ये डेटा, सिंस मैंने डेटा को पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो इसको मेरे को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये डेटा कुछ इस तरीके से होता, 4 8 2 10 17 19 फिर 20, मतलब अलग कुछ जैसे मन तैसे लिखा रहता, तो मैं उसको पहले अरेंज करता इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने पहले से जानबूझकर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिया, इसको मुझे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला कि सेकंड स्टेप आप एम निकालो। एम क्या बोलता है कि आपको कितना नंबर रिमूव करना है, वो आपको बताएगा एम का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है ए अपॉन में 100 इंटू में एन। ए बताओ मेरा क्या है, ए इज नथिंग बट 20% ना, ए परसेंट, तो ए का काम 20। 20 यस कर सर। रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 अपॉन में 100 इंटू में एन, क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 8। 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको मैं ना 8 की जगह 10 कर देता हूँ, सो डैट की कैलकुलेशन ठीक रहे। चलो एक 21 ले लेते हैं और एक 22 ले लेते हैं, 22 की जगह 25 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। ओके, अब 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो। यस सर। तो ये 2 क्या है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आपको अपने गिवन ऑब्जर्वेशन में से कितने डेटा को रिमूव करना है। और रिमूव करोगे आप दोनों एंडेड से। सिंस आपका यहाँ पे m इक्वल टू 2 आया है, तो आप अपने डेटा में से क्या करोगे, ऊपर से 2 ऑब्जर्वेशन और नीचे से 2 ऑब्जर्वेशन, इसको रिमूव कर दोगे। अब जो बचा हुआ डेटा आपके पास है, उससे आप मीन निकालोगे, जो कि क्या होगा, 8 प्लस में 10 प्लस में 13 प्लस में 17 प्लस में 19 प्लस में 20, ऑल डिवाइडेड बाई आई थिंक 6। मतलब जो फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला था, अब बेसिकली आपके पास बस इतना डेटा बचा, और जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो फॉर्मूला लगा देंगे, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। तो आपके पास समेशन ऑफ एक्स इन सब का समेशन आएगा, और एन आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, क्योंकि दो और दो, ऊपर से दो नीचे से दो आपने रिमूव कर दिया है। क्लियर है? किसी को डाउट एनी वन? यस सर। ओके। अब मान लेते हैं सेम क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन होता, और इसके बाद आपको यहाँ पे बोलता है 25% ट्रिम लिमिट निकालना। फ्रॉम दी एबव, फ्रॉम दी एबव डेटा फाइंड आउट 25% ट्रिम लिमिट। 25% ट्रिम लिमिट, ये आपको बोला, मतलब कि अभी मेरे पास एम आ गया था, इंटीजर नंबर तो आराम से सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं एम मेरा क्या आएगा, सेम वही होगा, डेटा को अरेंज करेंगे जो कि मैंने पहले से कर लिया है। यहाँ पे जब मैं एम निकालूंगा वो आएगा 25 अपॉन में 100 इंटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सभी अग्री करो, क्या 2.5 आएगा? यस सर। ओके। तो अब मेरे पास 2.5 आ गया। अब 2.5 ऊपर से, 2.5 नीचे से कैसे रिमूव करेंगे? तो यहाँ पे हम इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला क्या कहता है, 2.5 टर्म कैसे ब्रेक होगा ये, 2h टू टर्म एथ टर्म प्लस प्लस जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव 2 प्लस 1 आ जाएगा ये और 3h 2 प्लस टर्म, 1/3।
माइनस और टू यहाँ एथ। पे 2h। चलो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से, जब हमारे पास मीडियन होता था तो हम लोग क्या करते थे, 2h टर्म मतलब कि मीडियन में जो डेटा में दूसरा नंबर ले लेते थे, जो दूसरा दूसरा सेकंड वाला टर्म था वो लिखते थे। थर्ड थ्री टर्म का मतलब है कि थर्ड वाला डेटा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 2h टर्म से मीन निकालेंगे। ये 2h टर्म का बेसिकली मतलब है कि आप अपने डेटा में से क्या करो, दो दो नंबर को रिमूव करो, दो दो नंबर को आप अपने डेटा में से रिमूव करो और मीन निकालो क्या आता है। तो आपने पहले क्या किया, दो दो नंबर को अपने डेटा में से रिमूव किया और मीन निकाला, जो कि कैसे आएगा, 8 10 13 17, मतलब जो आपने पहले निकाला वही निकलेगा, बट फिर भी देख लेते हैं। यहां से जो मीन आएगा आपके पास, वो आएगा 8 10, उसके बाद क्या था, 13 17 19, ओके, 13 17 19, और इसके बाद था 20 20, टोटल 6 नंबर है। डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2h टर्म का मीन। ये आ गया। जब आपने अपने डेटा में से दो टर्म रिमूव किए तो उससे आपके पास जो मीन आएगा वो इस बॉक्स में लिखा जाएगा। इसके बाद मुझे अपने फॉर्मूला में एक तो 2h की वैल्यू चाहिए और एक 3h की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक 3h टर्म का मीन निकालूंगा। 3h टर्म का मीन मतलब अब अपने गिवन ऑब्जर्वेशन में से तीन तीन डेटा रिमूव करूंगा। कहने का मतलब जो गिवन ऑब्जर्वेशन है इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, अब तीन तीन डेटा को रिमूव कर रहा हूँ। ये ऊपर से तीन, नीचे से तीन, तो बचेगा क्या, ओनली 10 13 17 19। तो 10 13 17 एंड 19, यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 नंबर का एडिशन डिवाइड बाई 4। यहाँ से आपके पास थर्ड टर्म का मीन आ जाएगा, मतलब थ्रियथ टर्म का मीन आ जाएगा, ट्रिम्ड मीन। अब क्या करोगे, जो आपने फॉर्मूला निकाला है 2.5 का, यहाँ पे 2h की जगह पे इस वाले बॉक्स को पुट करोगे, 2h वाला जो बॉक्स से मीन आया था, प्लस 0.5, 3h की जगह पे जो 3h से मीन आया था वो पुट पुट करोगे वैल्यूज, माइनस में 2h की जगह से 2h वाला वैल्यूज को पुट करोगे। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वही आपका होगा ट्रिम्ड मीन। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। यस सर। सर यहाँ पे इंटरपोल, जिससे मीडियन में इंटरपोलेशन यूज करते थे, यहाँ पे वैसे नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग 2h टर्म का मीन निकाल रहे होते हैं, फिर 3h मतलब तीन तीन डेटा को रिमूव करके फिर मीन निकाल रहे होते हैं, और उसको इस वाले फॉर्मूला पे पुट कर रहे होते हैं। मेन फॉर्मूला आपका यहाँ पे पुट करने के लिए ये है। किसी को डाउट एनीवन यहाँ तक? सर कैन यू प्लीज वंस अगेन? क्या रिपीट करूँ? सर कैन यू प्लीज रिपीट इट वंस अगेन? ओके, तो बेसिकली ना यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास जब ये आया एम, एम कहने का मतलब कि आप अपने गिवन ऑब्जर्वेशन से कितने डेटा को रिमूव करोगे, तो ये 2.5 आ गया। तो 2.5 मतलब नॉन इंटीजर नंबर आ गया, तो इसको मैंने इंटरपोलेशन वाले फॉर्मूला पे पहले लिख दिया। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला ये होता है 2h प्लस में 0.5 3h माइनस 2h, क्योंकि ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जो हम लोगों ने ऊपर में लिखा है ये वाला, ए इंटू बी एच को हम लोग इस तरीके से ब्रेक करते हैं। दिख रहा है ये वाला? ओके। अब जब नीचे आए, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला कि 2h मीन, 2h टर्म ट्रिम्ड मीन का मतलब होता है कि अगर अपने ऑब्जर्वेशन में से आप दो दो डेटा को, ऊपर से भी दो नीचे से भी दो, क्या करोगे, रिमूव करके जो मीन निकालोगे। फिर 3h मैंने निकाला। 3h का मतलब होता है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन में से ऊपर से भी तीन नीचे से भी तीन रिमूव कर दोगे, उससे फिर मीन निकालोगे, गिवन मीन। तो आपके पास एक ये वैल्यूज आ गई और एक ये वैल्यूज आ गई। अब इस वैल्यूज को आप अपने फॉर्मूला में पुट कर दोगे, 2h की जगह पे वो 2h वाला मीन, 3h की जगह पे आप 3h वाला मीन, फिर 2h की जगह पे ये 2h वाला मीन। इसको सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा वही आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब आप अपने 2.5 टर्म को अपने रिमूव करके तब मीन जो निकाला, दिस इज योर ट्रिम्ड मीन। क्लियर, प्रोसेस समझ में आया? यस सर। ठीक है, यही प्रोसेस फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन में। किसी और को डाउट एनीवन? सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई है जिनको डाउट हो? यस सर। चलिए, अगर आपको यहाँ तक डाउट नहीं है तो हम लोगों ने ट्रिम डिवीजन का कंसेप्ट यही है, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके से आपको प्रोसेस करना है। ओके, अब हम लोगों ने क्या कर लिया अभी तक में, मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, ट्रिम डिवीजन भी पढ़ ही लिया है। तो बेसिकली जो समराइजेशन ऑफ डेटा होता था, जो मैंने स्टैट्स का आपको फॉर्मूला मतलब मीनिंग बताया था, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज,
डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे होता है वो होता था। फिर समराइजेशन ऑफ डेटा, तो समराइजेशन ऑफ डेटा तक हम लोगों ने कर लिया है। अब लास्ट क्या है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और यू कैन से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कंसेप्ट है, दैट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कौन कौन से ग्राफ सीखेंगे वो देखते हैं। यस करण, सर ये डॉट प्लॉट्स बॉक्स प्लॉट्स इसी में आएंगे ना? सब आएंगे इसी में, यस। ठीक है, चल। ओके, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, जो पहला हम लोग के पास कंसेप्ट होगा, दैट इज, चलो करण की बात रखते हैं, डॉट प्लॉट्स। ठीक है, अब ये डॉट प्लॉट्स क्या होता है? जनरली हमारे पास जब स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला डेटा होता है, तो ऑन दैट टाइम हम डेटा के फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए डॉट प्लॉट का यूज करते हैं। मैं आपको जब डायग्राम बना दूंगा तब समझ में आएगा कि क्या यूजेज है डॉट प्लॉट का। लेट अस सपोज आपके पास में कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वेशन गिवन है, एक्स इज इक्वल टू, लेट अस सपोज जो एक्स का ऑब्जर्वेशन गिवन है कुछ इस तरीके से है, 2, 3, 7, 8, 11, 3, 9, 8, 3, 1, 8, 9, 14, 14 नहीं रखते। चलो मैं यहाँ से 11 भी रिमूव कर रहा हूँ, 4 ना, तो मैं यहाँ पे इसको 4 कर देता हूँ, 4। यहाँ लिख देता हूँ मैं 5, और यहाँ पे फिर से मैं 3। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं आपके पास डेटा गिवन है, आपको इसको डॉट प्लॉट करना है। स्टेप देखो क्या है, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, या आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस नंबर लाइन का आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आप अपने डेटा में से सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो। जब आप इस पूरे डेटा को देखोगे तो सबसे मिनिमम आपको 1 दिख रहा होगा, और उस पूरे डेटा में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको 9 दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब जो मेरा पूरा का पूरा डॉट प्लॉट है वो 0 और 10 के बीच में आ सकता है। तो मैंने क्या किया, इस नंबर लाइन का इनिशियल 0 रखा पॉइंट, और टर्मिनल 10 रखा, मतलब मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 10, क्योंकि इसी के अंदर में सारे डेटा आ जाएंगे मेरे। तो अगर ये 0 से लेकर 10 है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। आप लोग अच्छे से ग्राफ पे बनाओगे पेपर में। ठीक है, तो अब हम लोग 1, 2, 3, 4, चलो ये पहले ही गलत हो गया, मैं थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। तो लेट सपोज ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। सिमिलरली ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9, मतलब सारे नंबर को मैंने पुट कर दिया। अब आपको काम क्या है, बस आपका काम करना है डेटा को पढ़ो, रीड करो। सबसे पहले बताओ डेटा में सबसे पहला नंबर कौन सा है आपका, बोलो। डेटा में सबसे पहला नंबर कौन सा है, 2। 2 के आगे एक आप सर्कल बना दो, कुछ इस तरीके से, डॉट, सर्कल बोलो या डॉट, फिल किया हुआ डॉट। इसके बाद रीड करो, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3। 3 के ऊपर एक ऐसे इस तरीके से डॉट बना दो। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 7। 7 के ऊपर कुछ इस तरीके से डॉट बना दो। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 8। 8 के ऊपर से कुछ इस तरीके से डॉट बना दो। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 4। 4 के ऊपर एक इस तरीके से डॉट बना दो। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3। 3 पे एक डॉट आ चुका है, एक और डॉट आएगा, तो कुछ इस तरीके से बना दो। फिर नेक्स्ट नंबर 9 है, तो 9 के ऊपर कुछ इस तरीके से डॉट बना दो। फिर नेक्स्ट नंबर 8 है, तो 8 पे पहले से एक था, एक और आ गया, दूसरा डॉट बना दो। फिर नेक्स्ट नंबर 3 है, तो 3 पे एक एक्स्ट्रा डॉट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर 1 है, तो 1 पे एक एक्स्ट्रा डॉट बना देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर 8 है, 8 पे एक एक्स्ट्रा डॉट बना देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर 9 है, ये 9 पे बना दो। नेक्स्ट नंबर 5 है, 5 पे बना दो। फिर से 3 है, 3 पे एक और डॉट बना दो। दिस इज योर डॉट प्लॉट। क्या आप इस डॉट प्लॉट से इस चीज को बोल सकते हो कि आपके गिवन ऑब्जर्वेशन में से जो 3 है वो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जो 8 है उसके बाद, फिर 9 उसके बाद, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप अपने क्या कर रहे हो, आप गिवन डेटा को एक फ्रीक्वेंसी की तरह एक्सप्लेन कर रहे हो, कि जो आपका एक्स है उसमें जो वैल्यू 3 होगी, वो 3 मेरे पास जो है वो 4 बार आया है। तो 3 जो 4 बार आया है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बता रहे हो कि 3 की फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है।
जो 4 है आपके पास वो एक ही बार आया आपके डेटा में, जो 8 है वो आपके पास वो 3 बार आपके डेटा में आया है, तो ये आपका डॉट प्लॉट शो करता है। किसी को डाउट है नीमान डॉट प्लॉट में? बोलो गाइज। नो सर। सबको क्लियर है? ठीक है। यस सर। यार वीडियो ऑन करके पढ़ लो यार, क्यों वीडियो ऑफ कर रहे हो? आप तो ऑन कर लो। चलो, तो डॉट प्लॉट हम लोग सीख चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टेम लीफ। हालांकि अच्छा, डॉट प्लॉट क्या पेपर में आएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर चांस है, मिनिमम चांस, इतना आसान पेपर में नहीं पूछता है। ठीक है। अब एक नेक्स्ट हमारे पास है स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ओके। अब ये क्या करता है, ये भी बेसिकली हमारे पास मिनिमम, बेसिकली जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत कम हो, स्मॉल हो, तो उस ऑब्जर्वेशन को बेसिकली ये क्या करता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ कि जो ऑब्जर्वेशन आपके पास अवेलेबल है उसमें उसकी रेंज क्या होगी, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यूज क्या होगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यूज क्या होगी। ये आप स्टेम एंड लीफ कर सकते हो कि अगर स्टेम लीफ आप बना रहे हो, प्लॉट कर रहे हो, तो मतलब आप मोड फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब सबसे ज्यादा रैंकिंग वाला, जो कि आप डॉट प्लॉट से भी करते हो। तो डॉट प्लॉट का ही दूसरा एक तरीके से स्टैम्प लीफ है, जिसमें आप बस इतना कर रहे हो कि आप अपने दिए गए डेटा को ब्रेक कर देते हो दो अलग अलग पार्ट में। कैसे करते हैं ध्यान से देखो। लेट अस सपोज आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 6, 8, 11, 12, 14, 18, 14, 21, 14, 22, 14 एंड 16, कुछ इस तरीके से गिवन है। आप क्या करोगे कि एक ब्रेक करोगे इस डेटा को, मतलब ब्रेक मतलब दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर रहे हो। जैसे लेट सपोज 14 को मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक कर रहा हूँ कि 10 टाइम्स अलग और 0 वाला टाइम्स अलग, मतलब 10 + 4, इस तरीके से। जिस भी तरीके से आप ब्रेक करोगे पहले आपको उसका एक की बनाना पड़ेगा। की बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से टेबल बनता है। आपको एक स्ट्रेट लाइन लेना है कुछ इस फॉर्म में, मतलब इस तरीके से टेबल बनाना है बेसिकली देखा जाए तो। इसके बाद कुछ इस तरीके से बनाएंगे। लेफ्ट साइड में आपके पास होता है स्टेम और राइट साइड में आपके पास होता है लीफ। अब स्टेम और लीफ में क्या आएगा उसको पहले आपको एज अ की एक्सप्लेन करना होगा। तो मैंने एक की बनाया कि अगर मेरे पास 21 है तो इस 21 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, जो 21 का 20 है उसको अलग और 1 का 1 अलग। तो 2 1 टेंस को 21, ये आपने क्या बना दिया, एक की बना दिया। 2 1 टेंस को 21। तो इस तरीके से 2 1 टेंस को 21 होगा, तो टू टू टेंस को क्या 22, 2 3 टेंस को 23। अगर मतलब लाइन किस तरफ 2 है, लाइन की उस तरफ 3 है, तो मिलकर 23 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने की तैयार कर दिया। अब ध्यान से देखो, अब अपने डेटा में देखो सबसे मिनिमम 6 है, मैक्सिमम आपके पास 22 दिख रहा है, तो मतलब मिनिमम 0 से लेकर आप 20 के आसपास जा सकते हो। कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। स्टेम मैंने बनाया, मतलब ब्रेक कैसे कर रहे हैं। मैंने बोला कि 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज को मैं इसमें कंसिडर करूंगा। फिर 9 से आगे जो 10 आएगा तो 10 से लेकर 19 तक के लिए मैं इसमें कंसिडर करूंगा। फिर 19 के आगे जो 20 आएगा तो 20 से लेकर 29 तक के लिए मैं इसमें कंसिडर करूंगा। कैसे? अब डेटा पढ़ रहे हैं, मेरे पास डेटा 6 है, डेटा 6 किस तरीके से होगा मैंने ये लिख दिया। क्या 0 और 6 को 6 बोलेंगे? 0 6, क्या ये 6 कहलाएगा अकॉर्डिंग टू योर की? बोलो। तो आपने डेटा यस को सर। बस ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट आपके पास 8 है, तो क्या मैं बोलूंगा 8 भी इसी में आएगा, 0 और 8। नेक्स्ट है 11, तो 11 कैसे आएगा, 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 10 के बाद इसमें आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है 12, 12 को ब्रेक किया 10 + 2, 10 के लिए ये स्टीम है, यहाँ पे आप 2 लगा दोगे। 14, 10 + 4, 18, 10 + 8, फिर से 14, यहीं पे 4। फिर 21 है, 21 के लिए मतलब 20 से आगे के लिए 2 वाला आपके पास स्टीम है, यहाँ पे 1, 2 1 21। फिर इसके बाद फिर 14 है तो फिर यहाँ पे 4। फिर इसके बाद 22 है तो फिर यहाँ पे 2। फिर 14 है तो फिर इसके बाद एक बार और 4 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जो लास्ट है वो 16। अब ध्यान से देखो, इससे हम लोग क्या सब ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस स्टेम लैब से अपने डेटा का रेंज पता कर सकते हो कि आपके डेटा का सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आपके डेटा का सबसे मिनिमम वैल्यू ये होगा और सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये होगा।
बोलो, आसानी से बोल सकते हैं ना, 6 और 22। यस सर। ठीक है, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके डेटा में 1 के करस्पॉन्ड में 4 की जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे गिवन डेटा में जो मोड होगा वो 14 होगा, यस सर। देखकर। तो इस तरीके से आप स्टेमलेप का इंटरप्रिटेशन करते हो। बाकी स्टेमलेप आपको बनाना है तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। किसी को डाउट एनी वन स्टेमलेप प्लॉट में? आप बस डेटा को ब्रेक करें टू इक्वल पार्ट्स में। आगे चल के इसका और भी थोड़ा यूज होता है, थोड़ा अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में रहते तो इसका यूज आप करते हैं सिमेट्रिकल, मतलब आप अपने डेटा को बेसिकली आपका डेटा सिमेट्रिकल है या फिर वो असिमेट्रिकल है, स्क्यूनेस है, इन सब चीजों को बताने में भी आप इसको यूज कर सकते हो। बट ये आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। ओके, क्या ये पेपर में आएगा? बहुत रेयर चांस है, अभी तक तो नहीं आया, क्या पता आ जाए तो आ जाए, तो आपको बस सीख के चलना। दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ डायग्राम। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में हमारे पास आता है बेसिकली बॉक्स प्लॉट, जिसको आप बॉक्स एंड विक्टर प्लॉट भी बोला जाता है, इसका मेन नाम है, लेकिन जनरली इसको हम लोग अच्छे तरीके से बॉक्स प्लॉट से पहचानते हैं। ओके, चलिए बॉक्स प्लॉट कैसे बनता है ध्यान से देखिए। मैंने लिखा, लेटर सपोज आपके पास एक डेटा है, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कुछ इस तरीके से डेटा है। लेटर सपोज 6, 8, 9, 10, 12, 11। अच्छा मैं ना इसको इस तरीके से करता हूँ, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18 एंड 19, हमारे पास मान लेते हैं ये डेटा है। ठीक है, जब भी आपको पेपर में किसी भी गिवन डेटा के करस्पॉन्ड में बोला जाएगा बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए, आप क्या करोगे? आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1, आप अपने डेटा को पहले अरेंज कर लो। अरेंज द डेटा, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अपने डेटा क्या कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या सब? तो आपके डेटा, आपके गिवन ऑब्जर्वेशन में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ये पता कर लो। फिर Q1 पता करो, Q1 मतलब क्वार्टाइल 1। फिर मीडियन पता करो। फिर Q3 पता करो, Q3 मतलब क्वार्टाइल 3। और उसके बाद आपके डेटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू पता करो। तो आपको ये 5 चीजें निकालनी पड़ेगी गिवन डेटा से, तब जाके आप क्या कर सकते हो, बॉक्स प्लॉट बना सकते हो। ध्यान से देखते हैं, बारी बारी से निकालते हैं। लेटर सपोज मैंने क्या किया, अपने डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। तो सिंस मैंने पहले से डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, तो मुझे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में घुमा फिरा के दिया होता डेटा, तो हम लोग पहले उसको अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर में। सिंस असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ये अरेंज है, तो इससे क्या फायदा होगा कि सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम हम आराम से देख सकते हैं। सबसे मिनिमम वैल्यू मेरी 6 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 है। तो 6 इज योर मिनिमम वैल्यू और 9 इज योर मैक्सिमम वैल्यू, नॉट 9, 19। 19 इज योर मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें Q1 Q3 ये सब निकालना है। ध्यान से देखते हैं, एक बार मीडियन निकाल ले। बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, N+1/2th टर्म। 1/2। देखते कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो बेसिकली 9+1/2th टर्म इज इक्वल टू ये फिफ्थ टर्म आ जाएगा। अगर मान लेते हैं मेरे पास ये नॉन इंटीजर फॉर्म में आता है, तो क्या करते हैं, इंटरपोलेशन वाला सर फॉर्मूला लगा के तब इंटरपोलेशन। निकाल। अब देखते हैं फिफ्थ टर्म मेरा कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा मीडियन जो आ रहा है वो 11 आ रहा है? क्लियर। यस सर। अब हम लोग Q1 Q3 सब निकालते हैं। Q1 कैसे निकलता है, K टाइम्स ऑफ N+1 बाई प्लस वन फोर्थ टर्म। बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे K की वैल्यू 1 होगी क्योंकि Q1 निकाल रहे हैं, तो K की वैल्यू 1, N आपके पास 9 है, 9+1/4th टर्म। ये क्या आ जाएगा, 9+1 10/4। इसको हम लोग 2 पॉइंट क्या बोल सकते हैं, 5। 5। 2.5th टर्म। अब 2.5th टर्म को हमको फिर से इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पोलेशन। 2th टर्म प्लस में 0.5, 3th टर्म माइनस में 2th टर्म। ध्यान से देखते हैं क्या आता है। 2th टर्म मतलब सेकेंड टर्म हमारे मीडियन में क्या, सब डेटा में क्या है, 8 है। तो सेकेंड टर्म इज 8 प्लस में 0.5,
और इसके बाद थर्ड टर्म है 9, तो 9 माइनस में 8, तो बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूँ, ये 8.5 आएगा। तो योर यस Q1 सर। इज नथिंग बट 8.5, दिस इज योर Q1। Q3 निकाल लेते हैं। जब आप Q3 निकालोगे तो क्या करोगे, फॉर्मूला पे के प्लेस पे 3, एन के थ्री प्लेस रख पे दो। 9, 1 डिवाइड बाई 4। फोर। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म, फोर। विच इज नथिंग बट सेवन सेवन पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव 7.5 टर्म। फिर से हमें इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 7.5 टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, सेवेंथ टर्म प्लस में 0.5, 7 प्लस 8, 7 प्लस 1, 8th टर्म माइनस में सेवेंथ टर्म। तो बेसिकली यहां से देखा जाए तो सेवेंथ टर्म आपका कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 14 है आपके पास सेवन टर्म। तो यहाँ लिखोगे 14 प्लस में 0.5, और 8 टर्म कौन सा था, 8 है 18। यहाँ लिखोगे आप 18 माइनस में 14, तो देखा जाए तो आपके पास आ जाएगा 14, और ये तो टोटल 16 आ जाएगा। बोलो, तो Q3 आपके पास आ गया यस सर। 16। तो आपने सारी वैल्यूज को पहले निकाल लिया। आपने क्या सब निकाल लिया, आपने निकाल लिया एक तरीके से मीडियन निकाल लिया, Q1 निकाल लिया, एंड Q3 निकाल लिया, और आपके पास पहले से मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू था। अब क्या करोगे आप बॉक्स प्लॉट के लिए, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। कुछ इस तरीके से आपने एक नंबर। अब ध्यान से देखते हैं, मेरे पास जो गिवन डेटा है इसमें क्या है, बेसिकली मिनिमम वैल्यू 6 है, मैक्सिमम 19 है। तो मैं कुछ इस तरीके से उसको बना सकता हूँ। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 5 से लेकर 20 तक, या 0 से लेकर 20 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो 0 ले लेते हैं। 0 से लेकर 20 तक मैंने पहले डेटा मतलब नंबर लाइन को सेट कर लिया। इनिशियल वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 20। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका अच्छा 0 से 20 है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 10 आ रहा होगा। लेट सपोज बीच में कहीं कहीं 10 आ रहा होगा, आपको पेपर में अच्छे से स्केल के हेल्प से करना होगा। ठीक है, तो बीच में कहीं कहीं 10 आ रहा है, और 10 आ रहा है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं ये 5 आ रहा होगा, और ये बीच में कहीं ना कहीं 15 आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से मैंने बस कर दिया। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो क्वार्टाइल आया है Q1 एंड Q3, ये आपके नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा। पहला स्टेप, Q1 एंड Q3 कहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि Q1 एंड Q3 से हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स प्लॉट पर रहे तो बॉक्स बनाना है। तो Q1 है आपके पास 8.5, और Q3 है 16। अगर आप सभी एग्री करो तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 8.5 है वो समवेयर यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। यस सर। तो मैंने क्या किया, 8.5 के क्रॉसपॉन्ड में कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। और जो 16 है वो कहीं ना कहीं कुछ इस प्लेस पे लाई कर रहा होगा। तो मैंने 16 के यस सर। क्रॉसपॉन्ड में भी एक इस तरीके से बॉक्स स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। इन दोनों को मिलाकर मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दूं। इस पूरे नंबर लाइन पे ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो बस ये शो कर रहा है कि इस रेक्टेंगल बॉक्स के पीछे जो है आपका डेटा 25% है, और इस रेक्टेंगल बॉक्स के आगे जो है आपका डेटा 25% है। और ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है आपका वो क्या है, टोटल डेटा 50% कैरी कर रहा है, जिसमें कि पहला जो है ये है आपका Q1, और दिस इज योर Q3। तो टू Q1 एंड थ्री Q3 के कॉरस्पॉन्ड में हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद जैसे आप रेक्टेंगल बॉक्स बना लोगे, फिर आप देखोगे कि आपका मीडियन क्या है। तो मीडियन है आपका 11, तो मीडियन के पास आ जाओ। जहां आपका मीडियन 11 होगा, लेट सपोज समवेयर हियर, यहाँ पे 11 लाई कर रहा होगा। तो मीडियन के कॉरस्पॉन्ड में आप अपने बॉक्स को इस तरीके से कट कर दोगे। तो आपके इस रेक्टेंगल बॉक्स में मीडियन आ चुका है। क्लियर है। तो अब ये बॉक्स में मीडियन क्या कह रहा है, इसके आगे का एरिया 25, पीछे के एरिया 25, कुछ इस तरीके से आप लेके चल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, सबसे पहले क्वार्टाइल की हेल्प से एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, और जहां पे मीडियन लाई कर रहा था उस प्लेस पे आप अपने रेक्टेंगल बॉक्स को कट कर चुके हैं। अब अपने क्वेश्चन में देखो कि आपका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू 6 है, मैक्सिमम वैल्यू 19 है। तो मिनिमम वैल्यू जो 6 है,
अगर आप सभी एग्री करो तो समवेयर कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा 6, यस सर। और जो मैक्सिमम वैल्यू 19 है वो समवेयर लेटर सपोज कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा 19। आप अपने इसको इससे मैच करा दो कुछ इस तरीके से। ये आपका बॉक्स प्लॉट बनकर तैयार हो चुका है। ये बॉक्स प्लॉट हमें क्या सब बताता है कि आपके डेटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आपका डेटा का 25 शुरुआत का 25% कहाँ है, लास्ट का 25% कहाँ है, आपका डेटा का बीच का 50% कहाँ है, आपका डेटा में मीडियन कहाँ है। ये सब चीज ये बॉक्स प्लॉट हमें एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है सभी को? एनीवन, किसी को डाउट बॉक्स प्लॉट में? सबको समझ में आया बॉक्स प्लॉट कैसे ड्रा ड्रॉ करेंगे, क्या स्टेप फॉलो करेंगे? यस सर। समीर, जो ग्रीन बॉक्स हमारे पास बना है ये बेसिकली आपके पूरे जो गिवन आपने रेंज लिया है आपने डेटा ऑब्जर्वेशन का, उस ऑब्जर्वेशन का क्वार्टाइल बता रहा है। मतलब कि उस ऑब्जर्वेशन में 50% डेटा जो है वो इस बॉक्स में लाई करेगा, इस ग्रीन बॉक्स में। बचा हुआ 25% जो डेटा है वो इस बॉक्स के आगे इस रेंज में लाई कर रहा होगा, और शुरुआत के 25% डेटा यहाँ पे लाई कर रहा होगा। क्लियर? किसी और को कोई डाउट? एनीवन? ठीक है, यस करण बताओ। सर तो जो अपर फोर्थ और लोअर फोर्थ होता है वो हमारा Q3 और Q1 बता रहा है। यस, बिल्कुल सही। ओके सर। और किसी को डाउट बॉक्स प्लॉट में? ड्रॉ कर लोगे पेपर में आएगा तो आपको ये स्टॉप स्टेप फॉलो करना है। आई होप सबको ये माइंड मेरे क्या सब हमें लेके चलना है। ओके, चलिए तो ये तीसरा डायग्राम। नेक्स्ट भी है। अच्छा, क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, बॉक्स प्लॉट इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में आ सकता है आपको क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको ध्यान में लेके चलना है। नेक्स्ट भी है फोर्थ डायग्राम, correspond to the statistical tools, that is histogram। हिस्टोग्राम, अच्छा हिस्टोग्राम को एक तरीके से हम प्रोपोर्शनल डायग्राम भी बोलते हैं। ओके, ध्यान से देखते हैं हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन हो कुछ इस फॉर्म में, क्लास इंटरवल गिवन है हमारे पास 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, एंड 40 से लेकर 50। इसके क्रॉसपॉन्ड में फ्रीक्वेंसी गिवन है। लेट अस सपोज आपके पास है 10, 20, 30, 10, 20, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इससे आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, निकालोगे आर एफ। आर एफ स्टैंड्स फॉर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव का मतलब ये कि परसेंटेज के फॉर्म में आप जा रहे हो। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कंसेप्ट आता है। एब्सोल्यूट में मतलब नंबर के यस। फॉर्म में जाते हैं, रिलेटिव में हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में जाते हैं। सर, फाइंडिंग द मीडियन फ्रॉम एन इज इक्वल टू इवन मेथड एंड फ्रॉम इंटरपोलेशन फॉर्मूला विल गिव सेम वैल्यू। हाँ, अप्रोक्सीमेट आपको सेम ही वैल्यू देगा, लेकिन आपको यहाँ पे इंटरपोलेशन वाला ही यूज करो तो बेटर रहेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये कहता है आप क्या करो, समेशन ऑफ एफ, नॉट समेशन ऑफ एफ, एफ अपॉन में समेशन ऑफ एफ। दिस इज योर फॉर्मूला, जहां पे समेशन ऑफ एफ आपका कितना होगा, ये 100 है। आप इसको ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट्स के निकालेंगे, हाँ आप यूज कर सकते हो प्रांशु, लेकिन सिंस हमने इंटरपोलेशन सीख लिया है तो अगर आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने कहा ये तो नहीं बोला कि नहीं है, गिवन गिवन है, बट अगर आप n+1 को भी लेके चलोगे तब भी सही होगा आपका आंसर। अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम आएगा और मार्क्स भी नहीं कटेंगे। इंटरपोलेशन का भी कंसेप्ट आपके रीडिंग में गिवन है, और इंटरपोलेशन देने का मतलब ही है कि आप इवन ऑड का चक्कर भूलो। ओके, चलिए, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये करते हैं हम लोग। तो 10 फ्रीक्वेंसी, आपका पहला फ्रीक्वेंसी 10 है और समेशन ऑफ एफ 100 है, ये आपके पास आ जाएगा 0.10। दूसरा फ्रीक्वेंसी 20 है, समेशन 100 है, ये आ जाएगा 0.20। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.30, फिर ये आ जाएगा 0.10, ये आ जाएगा 0.20। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का दो मेन कारण है। एक कारण ये है कि आपका जो
पूरा का पूरा डेटा है वो एक सेम यूनिट में आ जाता है। मतलब आप जब डायग्राम बनाओगे तो आपको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि समटाइम्स हो सकता है जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएबिलिटी हो बहुत ज्यादा हो सकता है किसी के कोरस्पॉन्ड में फ्रीक्वेंसी 5 है, किसी के कोरस्पॉन्ड में 80 है, किसी के कोरस्पॉन्ड में 70 है। तो उसको आप जब प्लॉट करोगे वाई एक्सिस पे तो वो बहुत लंबा आपको वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी फ्रीक्वेंसी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लोगे तो फिर सब एक ही सेम यूनिट में आ जाएगा और उसको प्लॉट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला तो रीजन ये है। दूसरा सर रीजन क्या है? यस। सर बॉक्स प्लॉट में जाइए, थोड़ा डाउट। यस बताओ। सर जैसे कि आपने कहा कि इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड इवन फॉर्मूला से हमें सेम ही मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा, सेम आएगा। जी सर, अगर हम ये जो एग्जांपल है इसमें देखें तो सर मीडियन हम उस मेथड से भी तो लोअर फोर्थ एंड अपर फोर्थ फाइंड कर सकते हैं ना। मतलब मीडियन की बात कर रही हो ना? एंड यस सर। हाँ, तो मीडियन निकालोगे तो एन अपॉन में 2 आ जाएगा। नॉर्मली ऐसे पहले सर देखते हैं यहाँ पहले मेरे पास क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए आप क्या यूज करते हो? एन अपॉन में इवन 2। नंबर के लिए सर एन, ये n/2 देन n प्लस एन प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन 2 एवरेज निकल ले लेते हैं सर उसमें हाँ, इवन में। उसे लेते हो ना? हाँ, तो फिर क्या यस सर। प्रॉब्लम है इसमें? यस सर। ठीक है ना, वैसे सर भी तो कर सकते हो ना। बोलो। सर वेट अ मिनट। सर इसमें तो 9 नंबर है हाँ ना। हाँ हाँ ठीक है, 9 नंबर है, ठीक है 9 नंबर है, और हाँ 9 ही नंबर है, बताओ। ये सर वही कंफ्यूजन हो रहा था, 9 हाँ नंबर तो है सर 9 इसमें। प्लस ऑड है तो n+1/2 कर देंगे। यस सर, सर 11 इसमें हमारा मीडियन आ जाएगा। ठीक है ना? बट सर अगर लोअर फोर्थ अगर हम निकालेंगे तो उसमें भी फिर सर हमें ये ऑड वाला ही तो फॉलो करेंगे ना, क्योंकि 11 इंक्लूड हो जाएगा इसमें। नहीं, लोअर मतलब लोअर फोर्थ के लिए मतलब Q1 आप निकालना चाहते हो? ये सर क्यूएन भी तो आपका मीडियन ही होता है ना लोअर फोर्थ का, क्योंकि वो भी तो 50-50% पे Q1 मीडियन ही कैसे डिवाइड हो कर रहा सकता है यार? है Q1 सर मीडियन नहीं लोअर फोर्थ होता। को। नहीं सर, लोअर फोर्थ को अगर हम एक डेटा सेट लें तो वो भी तो सर 50-50% में ही डिवाइड कर रहा प्रांशु, है। हाँ अगर फिर से सर बोलने का वेट, प्रांशु क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो एक बार। सर जो लो सर जैसे लोअर फोर्थ हमारा है एक डेटा सेट, तो सर वो जो ठीक है, Q1 आया वो भी तो 50-50% में ही डिवाइड कर रहा है, तो वो भी तो हमारा एक टाइप का मीडियन ही हो गया लोअर फोर्थ का। अगर आप उसको मीडियन समझ लेके चल रहे हो तो तब उस टाइम पे आप यस अपने सर। डेटा को आप यहीं तक लेके चलोगे ना। या वही कह रहा था। हाँ, तो फिर तो वो भी तो जब सर यहाँ तक, मीडियन ही हाँ मैथड। हाँ तब मीडियन से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सर इसमें तो मीडियन आपका ये 9 नहीं आ जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे लेकिन आप करोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आप आपके पास ऑब्जर्वेशन ये है। लेटर सपोज आप क्या कर रहे हो कि आपने अपने डेटा को आधा कर लिया और आधा से मीडियन निकाला या फिर Q1 निकाला। ठीक है। यस सर। लेकिन मान लीजिए मैं डेटा कहता हूँ कुछ ऐसा मेरे पास है, शुरुआत में कुछ ऐसे डेटा है 1 2 3 4, फिर बीच में 10 11 12 13 18, फिर थोड़ा और आगे चलते जाओगे तो 100 20 120 इस तरीके से है। तो इस टाइम पे यस। क्या डेटा को ब्रेक करना सही रहेगा? क्या आपका जो ये शुरुआत का डेटा है और जो लास्ट का डेटा है वो सेम दिखा रहा है क्या कोई भी चीज? नहीं दिखा रहा, बट सर वो जो आप जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उसमें हमारी हम्म। रीडिंग में उसी तरह का आंसर है, वही उसी से आ रहा है आंसर जैसे मैं बता रहा हूँ। हाँ तो आप रीडिंग के तरीके से कर सकते हो वैसे। आप एक बार मुझे सेंड कर देना आप क्या बोलना चाह रहे हो। एक्चुअली में मैं सच बताऊं तो मुझे सच में क्लियर नहीं हो पा रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो। रीडिंग मुझे बताना, वैसे मेरे रीडिंग किए हुए हैं। जो भी आप पूछ रहे हो मेरे को व्हाट्सएप करना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या बोल रहे हो। जैसे अगर आप ये बोलना सर वही। चाहते हो कि सर मैं आधा डेटा को पहले ब्रेक करके इसका 50% निकालूंगा तो वो मेरा Q1 हो जाएगा। यस सर। हाँ, ये अगर आप कर रहे हो तो एक बार मुझे दिखाना, क्योंकि ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा डेटा है वो अलग अलग सिनेरियो में गिवन होता है। यस सर, वही तो कि जो फॉर्मूला हम्म। अगर आप कह रहे हैं Q1 जैसे क्यू वो क्वार्टाइल निकाल का फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो उससे तो डिफरेंट आंसर आ रहा है, बट अगर हम जो रीडिंग में भी जैसे फॉलो कर रहे हैं एंड जैसे मैं बता भी रहा हूँ तो उससे हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है उससे? Q1 क्या आ रहा है आपका? सर जैसे दूसरा हमारा वो क्या कहते हैं, मैंने एग्जाम्पल उसमें दूसरा दिया है ना सर, ये हम्म। थोड़ा एग्जाम्पल। नहीं तो नहीं, उसमें आपको सर देखो ये आपको ना पेपर में यही फॉलो करना है। बाकी आप जो रीडिंग्स की बात कर रहे हो एक बार मेरे को समझा देना, मतलब बेसिकली भेज देना फोटो। मैं देख लूंगा कि उसमें क्या किया होगा। ठीक है। ओके फिलहाल सर। के लिए आप सर लेके चलो। बाकी सबको यही फॉलो करना है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बाकी रीडिंग्स ने अगर किसी और तरीके से मान लो मेंशन कर रखा होगा किसी भी पैराग्राफ में तो आप मेरे को पैराग्राफ भेज देना फोटो बट कॉपी सर करके। हमारे कॉलेज में भी उसी तरह ही हाँ समझाया गया, चलो वो तो इस वैसे तरह भी ही कर जैसे सकते कि हो फिर। रीडिंग हाँ में है।
हाँ, उस तरीके से भी कर सकते हो रीडिंग से। अगर रीडिंग से समझ में आ रहा है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अच्छा एक बात, तो दोनों में चेंजेस क्या आ रहा है? अगर आप मान लेते हैं रीडिंग्स के हिसाब से करते हो, तो उसमें सर आप इसमें इस 9 क्वेश्चन आ को सॉल्व जाएगा। करना, तो क्या आ या जाएगा? 9 आ जाएगा? सर इसमें हाँ 9 आ कौन? जाएगा मीडियम। यस सर, बट हाँ तो इसमें अलग वो है। 9 आ जाएगा। कहने का मतलब जो बॉक्स आपका बन रहा है, ये 8.5 पे ना बन के 9 पे बनेगा, यही ना? या सर। यही या हो सर। रहा होगा ना? ठीक है, एक बार आप मुझे वो भेज देना, या वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये ओके। लेके चलोगे तो ये हर जगह यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जो सब मैंने आपको बताया। हम लोग तो ऐसे ही करके आए यार शुरू से, अभी तक तो नंबर नहीं कटे, ऐसे ही सीखे हुए या भी सर, बट कॉलेज में भी सर जैसे हैं। कि उसी तरह करा रहे हैं, फिर ये उसमें आप इस तरह करा रहे थे, थोड़ा हाँ तो कर कॉन्ट्रडिक्ट सकते हो हो रहा है। वैसे। एक बार आप अपने मैम से बताना कि सर इस तरीके से ना मैंने सीखा है कि मैं पूरा डेटा से Q1 निकाल रहा हूँ, पूरा डेटा से Q3 निकाल रहा हूँ, और उसके बाद में प्लॉट कर रहा हूँ, तो क्या ये सही होगा या मैम गलत हो जाएगा? मैम से पूछ लें एक बार, ठीक है? ओके सर, ओके। चलो ओके, थैंक यू। ठीक है, इसके ऊपर आ जाओ। चलो अच्छी बात है यार, बट मुझे भेज देना, क्योंकि मैं अब उस पर हो सकता है मैंने नहीं देखा हो। चलो सर आप ओके, किस में सेंड करना है आपको? व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप। सर लेकिन आपका सर नंबर, वो जो ग्रुप है। हाँ हाँ, उस ग्रुप से मेरा नंबर है, मेरा नंबर मैं आपको बता दूं, जो मेरा नंबर है वो ये है 6203360410। ये सेव कर लेना, यही मेरा नंबर। यस करण, क्या डाउट है? ओके। सर और बॉक्स प्लॉट में हमारे टीचर्स ने आउटलायर्स भी कराए हैं। हाँ वो भी मैं आउटलायर्स में बता दूंगा। आउटलायर्स जो होता है ना, वो एक्सट्रीम वैल्यूज को बोलते हैं, ठीक है? वो मैं सर क्वेश्चन के तो साथ करा मिनिमम दूंगा। और मैं। हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम का मतलब होता है मिनिमम मैक्सिमम। बट सर ओके। जैसे कि अगर हमें क्या कहते हैं कि अगर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू अगर प्लॉट करना है बॉक्स प्लॉट में, तो हमारे लिए तो वो आउटलायर को जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि हाँ तभी हम हाँ प्लॉट हाँ, वो करेंगे भी। ना, हाँ वो उसको रिमूव ना करेंगे उस उसको। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मैं क्या करूँ, एक एग्जांपल लूंगा और उसके बाद उसको मैं आउटलायर आउटलायर के लिए ना मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पिछले सेमेस्टर में भी आउटलायर का कंसेप्ट इस तरीके से पढ़ाया था। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए, और उसके बाद मैंने कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन लिए थे, और उसमें उससे रिलेट करके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, वहां पे मैंने आउटलायर को समझाया था। आप देखना जब पास्ट ईयर ओके आप सर, लोगे ना, ओके तो सर। वहां पे आपको आउटलायर का क्वेश्चन दिख जाएगा, इसलिए सर मैंने आप उसको भी समझा स्किप किया। दीजिएगा सर, जैसे ही। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप। ठीक है, और कोई डाउट एनीवन? बाकी समझ में आ गया सबको? चले हिस्टोग्राम पे। यस सर। फ्रीक्वेंसी 90 हो रहा है, 30 30 60 30 90, ओके। तो यार इसको ना 40 कर लो। अब हो गया 100, तो ये हो जाएगा 0.40। थैंक यू। चलो अब चलो बनाते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास इंटरवल, और यहाँ पे मैंने लिखा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल हमारा क्या है? 0 से लेके लेटर सपोज 10, 10 से 20, 20 से सर 30। यस। सर ये 110 हो रहा है। ओके, 20 10 30 30 60। ओके, 30 आएगा ना, 30 आएगा। थैंक यू। देखो मेरे को कैलकुलेशन नहीं आ रहा, बेसिक है। चलो कोई नहीं। तो बेसिकली ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया फ्रीक्वेंसी क्या सब है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। लेटर सपोज ये रहा 0.10, इसके ऊपर होगा 0.20, इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा 0.30, इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा 0.40, इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा 0.50। ओके, ड्रॉ कैसे करेंगे? जो मेरा 0 से लेकर 10 तक का इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये आ रही है, तो इस तरीके से ड्रॉ, एक बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे। फिर 10 से लेकर 20 के लिए 0.20 आ रहा है, तो 10 से लेकर 20 के लिए 0.20 आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं। 20 से लेकर 30 के लिए 0.30 आ रहा है, तो 20 से लेकर 30 के लिए 0.30। तो लेट सपोज कुछ ऐसा। फिर 30 से लेकर 40 के लिए फिर 10 आ रहा है, 30 से लेकर 40 के लिए फिर 10 आ रहा है, कुछ इस तरीके से। 40 से 50 के लिए 30 आ रहा है, 40 से 50 के लिए फिर से 30 आ रहा है, कुछ ऐसा। ये आपका क्या हो गया? हिस्टोग्राम। क्लियर है? अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैंने लिया था, एक तो लिया था कि यूनिट आपकी सेम हो जाती है, दूसरा मान लेते हैं कि जो ये क्लास इंटरवल है, ये दे रखा है मार्क्स, और जो ये फ्रीक्वेंसी है मान लेते हैं ये स्टूडेंट की, कितने स्टूडेंट। तो मान लेते हैं आपसे एक पेपर में, मान लेते हैं हिस्टोग्राम के करस्पॉन्डेंट पूछ लेता, व्हाट इज द प्रोपोर्शन, व्हाट इज द
proportion of students who are getting more than 20 marks, ये पूछ लेता कि कितने प्रोपोर्शन स्टूडेंट है जिनको 20 मार्क्स से ज्यादा आया होगा। तो अगर आप सभी एग्री करो तो ये वो होंगे, मैं ये सब होंगे, इनको ऐड कर सकता हूँ। यस इनको सर। मैं ऐड कर दे रहा हूँ। 0.30 प्लस में 0.10 प्लस में 0.30, इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 0.70, और यू कैन से टोटल 70% स्टूडेंट होंगे जिनको मार्क्स 20 से ज्यादा आए। आप जब आगे चल के डीएससी का या किसी भी जैसे सीयूटी पीजी का एंट्रांस देखो और एमए इकोनॉमिक एंट्रांस के लिए, तो एक बार एंट्रांस के पेपर में पूछा गया था कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल डायग्राम विच डायग्राम आर यूज फॉर प्रोपोर्शन, हिस्टोग्राम, ओजाइव कर्व, डॉट प्लॉट्स, बॉक्स प्लॉट्स। तो क्या होगा बताओ, प्रोपोर्शन के लिए कौन सा डायग्राम यूज करते हैं? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए, तो अगर हमारे पास क्लास इंटरवल कुछ इस फॉर्म में है तो हम लोग इस तरीके से हिस्टोग्राम बना सकते हैं। इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। मान लेते हैं अगर हमारे पास क्लास इंटरवल जो है वो सेम विथ का ना हो, मतलब कुछ इस तरीके से हो, पहला हो 0 से लेके 10, 10 से 15, ये होता 15 से 25, 25 से 40, एंड 40 से 50। एंड फ्रीक्वेंसी से कॉरस्पॉन्ड में होता कुछ उसी तरीके से 10, 20, 30, 10 एंड 20। अब ठीक है, चलो। तो जब ऐसा होता, जब हमारे पास क्लास इंटरवल जो है वो क्या होता, सेम विथ का नहीं होता, ओपन एंडेड होता। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या सब करेंगे, एक तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जो कि क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ, एफ अपॉन में समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ से ये निकाल लोगे तो आपके पास बेसिकली लेटर सपोज पहला कैसे आएगा, आपके पास पहला आ जाएगा 10/100, ये आ जाएगा 0.10, ये आ जाएगा 0.20, ये आ जाएगा 0.30, ये आ जाएगा 0.10, 0.30। इसके बाद एक टर्म और निकालोगे कॉल डेंसिटी। फिर से डेंसिटी निकालने का बस वही रूल है कि आपका जो यूनिट है वो सब सेम यूनिट में आ जाएगा। डेंसिटी कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है इसको आप अपने विड्थ से मल्टी डिवाइड कर दो। जो आपका क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस। तो पहले वाला कैसे निकलेगा, पहले वाला जैसे आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी था 0.10 डिवाइडेड बाई पहले वाले क्लास इंटरवल का डिफरेंस था 10। सिमिलरली दूसरा वाला कैसे निकला, इसको सॉल्व करोगे, दूसरा वाला कैसे निकलेगा, 0.20 डिवाइडेड बाई दूसरे वाले क्लास इंटरवल का डिफरेंस था 5। यहाँ से एक नंबर आएगा, और इस तरीके से आप आगे इसको सॉल्व करोगे, और फिर अगेन सेम आप क्या करोगे, एक डायग्राम कुछ ऐसा बनाओ। कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। यहाँ पे आपके पास होगा क्लास इंटरवल जो इस बार कुछ इस तरीके से होगा, 0 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 15 के लिए फिर थोड़ा छोटा बनाओगे, 15 से लेकर 25 के लिए फिर कुछ इस तरीके से बनाओगे, 25 से 40 के लिए थोड़ा बड़ा बनाओगे, 40 से 50 के लिए फिर इस तरीके से बनाओगे। फिर वाई एक्सिस पे आप लिखोगे डेंसिटी, जो भी नंबर आएगा डेंसिटी का वो पुट करके इसके बाद आप सेम उसी तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दो। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए। तो एक इस तरीके से हम लोग भी बना सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज होता और उसके केस में बोलता आपको क्या कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए, सपोज आपके पास कुछ ऐसे भी होता एक्स से आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो सेम वही है, लेटर सपोज 10, 20, 30, 10 एंड 30। तो यहाँ पे भी आप करो, क्या करोगे, पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना जो कि क्या आ जाएगा, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50। ये मैंने क्या कर दिया, 0.10 एंड 0.30। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा डिस्क्रीट के केस में। या आपने लिखा क्लास इंटरवल, और ये आपने लिखा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या सब है, 0, लेटर सपोज ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6, ये रहा 8, ये रहा 10। थोड़ा क्लास इंटरवल को और आगे कर लो। ठीक है, डेंसिटी में क्या सब है, 0.10, 0.20,
0.30, 0.40 एंड 0.50। टू के क्रॉसपॉन्ड में जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.10 तक है, कुछ इस तरीके से लोग बनाए। फोर के क्रॉसपॉन्ड में 0.20 तक है, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। सिक्स के क्रॉसपॉन्ड में 0.30 तक है, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एट के क्रॉसपॉन्ड में 0.10 तक है, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। टेन के क्रॉसपॉन्ड में 0.30 तक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? यस सर। हिस्टोग्राम इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ओके। अच्छा, समटाइम्स ना एक कंसेप्ट और होता है कि आपके पास ना एक हिस्टोग्राम गिवन होता है, और एग्जामिनर बोलता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस हिस्टोग्राम आपने मोड बताओ। मतलब हम लोग कई बार जो है ना ग्राफ से भी मोड बता सकते हैं डायग्राम का, ये मेरा मोड क्या होगा। लेट अस सपोज कुछ इस तरीके से आपके पास एक डायग्राम गिवन है, कुछ ऐसा। कुछ ज्यादा मैंने बड़ा ले लिया। मान लेते हैं आपके पास कुछ ऐसा गिवन, मतलब कोई भी गिवन है, आपके पास क्लास इंटरवल था और गिवन आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, और ये हिस्टोग्राम बन रहा था। अब एग्जामिनर बोलता है कि इसको देखकर, इस डायग्राम को देखकर आप बताओ मुझे को मोड क्या होगा। अच्छा, आप सभी एग्री करो, ये जो क्लास इंटरवल यहाँ पे एक्स की वैल्यूज होगी ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यूज होगी। ओके। तो जब भी हमें यस सर। हिस्टोग्राम डायग्राम को देखकर मोड को बताना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हिस्टोग्राम से जो सबसे बड़ी बिल्डिंग दिख रही होगी, सबसे बड़ा बॉक्स, उसको लेके चलेंगे। अगर आप सभी एग्री करो तो सबसे बड़ा बॉक्स ये है हमारा। अब ये सबसे बड़ा बॉक्स है, उसके साथ में जो बॉक्स लगे हुए हैं उसको स्केल के हेल्प से कुछ इस तरीके से मिलाएंगे, और इसके साथ में कुछ ऐसा। जहां पे ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे जो भी एक्स की वैल्यू यहाँ होगी ग्राफ के ऊपर में, यही आपका मोड होगा। क्लियर? यस सर। डायग्राम से, ठीक है, तो इस तरीके से आप डायग्राम तो इसको सर देखकर मोड भी बता सकते हैं। यस। सर हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि जो ये पीक है उसकी मिडिल वैल्यू मॉड हो। नहीं, मिड वैल्यू नहीं, ओके। डायरेक्टली नहीं कह सकते। ठीक है, आपको एक लाइन इसे अटैच करके उसके बाद इंटरसेक्शन भी करना होगा। सर अगर बाई चलिए। चांस पॉइंट का इधर उधर हो गया तो? नहीं नहीं, वो नहीं होना चाहिए, ग्राफ में होगा तो पॉइंट इधर नहीं होगा। बाकी आप स्केल के हेल्प से करोगे ना, जो भी डायग्राम बने, ये मैंने रफली बनाया ना, आपको वहाँ ग्राफ पे बनाना पड़ेगा। अच्छा, डाउट ये होना चाहिए कि मान लीजिए सर दो बॉक्स सेम हाइट का हो तो क्या करेंगे? सर तो वही वाला बाई मॉडल हो जाएगा, तो थ्री हाँ मीडियन माइनस बिल्कुल, टू। बी मॉडल क्लास हो जाएगा, फिर वही करेंगे, थ्री मीन, थ्री मीडियन माइनस में टू मीन, जो फॉर्मूला मीडियन मैंने माइनस बताया। टू में। यस सर। ठीक है। चलिए, जहां तक समझ में आ गया, तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन योर स्टैट्स वाला यूनिट नंबर वन का पार्ट, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से डायग्राम देख लिए, डॉट प्लॉट सीख लिया, बॉक्स प्लॉट सीख लिया, स्टेम लिप सीख लिया, और हिस्टोग्राम सीख लिया। क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है, यस कुछ सर। चीजें मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ, बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस करने चाहता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीवन? कोई है यहाँ पे जिसको यहाँ तक कोई डाउट हो? किसको किसको समझ में आ जाए, प्लीज एक बार हैंड रेज करो, जो भी क्लासेस में आप लोग, किनको किनको यहाँ तक समझ में आ गया, और कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, दो तीन, ठीक है, फोर फाइव सिक्स, बाकी सारे क्लियर सर, ठीक है। और बाकी, बाकी को नहीं आया? शशांक, उमंग, राजन, आप लोगों को नहीं आया? अनवी? चलो क्लियर है, ठीक है, ओके, आप लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो बेसिकली हम लोगों ने जितना कंसेप्ट पढ़ा है अभी तक में, मीन मीडियन मोड ये सब कर लिया, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल कर लिया, डायग्राम कर लिया। अब इसके कंसेप्ट पे कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस करते हैं, जो पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप सभी के पास एमएमई का यूनिट नंबर वन का बुकलेट होगा, कुछ इस तरीके का बुकलेट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है।
तो इस बुकलेट के नीचे जो है ना, सबसे जब आप नीचे जाओगे तो आपको कुछ क्वेश्चन दिखेगा मिसलेनियस करके। ये देखो, मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 1। इसमें जो क्वेश्चंस है, लगभग क्वेश्चंस या तो आपके ड्यू के पास्ट ईयर में आए हुए हैं, या तो इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले मैं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को सबको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कंसीडर द फॉलोइंग सैंपल और फाइंड द अर्थमेटिक मीन मीडियन, कुछ इस तरीके से। जब भी हम लोग बताओ मीडियन वगैरह निकालते हैं तो क्या करते हैं, अपने डेटा को पहले अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यस सर। पहले मैं ना गिवन डेटा को अरेंज कर लेता हूँ। जो गिवन डेटा है 27 6 इस तरीके से। सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास डेटा में 6, फिर आ जाएगा 2 6 के बाद बताओ छोटा वैल्यू कौन सा है, 24, 24 के बाद 27, 30, 36, 44, 50 एंड 150। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा बच गया फिर? 80। बिल्कुल सर। तो एक 80 और एक 150, ये आपके पास डेटा है। आपको बोला कि क्वेश्चन में मीन निकालो और मीडियन निकालो। बताओ मीन सबसे निकल जाएगा। अगर ये मेरे पास एक्स गिवन है, तो सबसे पहले अगर मीन की बात करें, सब मीन निकाल लोगे, समेशन ऑफ एक्स यस डिवाइड बाय सर। एन, आपके पास मीन आ जाएगा। अगर हम लोग मीडियन की बात करें, तो मीडियन कैसे निकलेगा? क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? एन एन प्लस प्लस वन वन बाय टू। बाय टू एफ टर्म। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 + 1/2 टर्म। जान के मीडियन इसलिए निकालोगे, मीडियन से ही मुझे काम है। तो बेसिकली ये आ जाएगा 5.5 टर्म। तो मीडियन निकालने के लिए 5.5 टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस में 0.5, सिक्स टर्म माइनस में फिफ्थ टर्म। तो मेरे डेटा में जो फिफ्थ टर्म है वो कौन सा है? 1 2 3 4 5, 30 है फिफ्थ टर्म, और 30। 36 है आपके पास सिक्स टर्म। तो यहां से मैंने लिखा 30 प्लस में 0.5, 36 माइनस में 30, और सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग यहाँ से आ जाएगा 30, और थर्टी ये आ थ्री जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू 33 आ जाएगा। ये आपके पास मीडियन आ जाएगा। ठीक है। एक बात बताओ, अपने डेटा में से हम लोगों ने मीडियन निकालने के लिए इस पूरे डेटा में से कौन कौन से ऑब्जर्वेशन का यूज किया? तभी अगर एग्री करो तो ओनली दिस एंड दिस। 36 यस। ठीक है। इस चीज को माइंड में लेना है, रख के चलना है। अब ध्यान से देखिए, पहले पार्ट में बोला आपको 15% ट्रिम्ड मीन निकालना है, निकाल लोगे सारे सेम फॉर्मूला यूज यस करके, सर। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पार्ट में इसका बोला गया कि विच ऑफ दिस थ्री मेजर बेस्ट समराइज डेटा। मतलब कि आपको ये बोला गया कि बताओ कि इस जो गिवन डेटा है इसको हम लोग किस स्टैटिस्टिकल टूल से अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। सिंस हमारे पास किसी तरीके का डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों लिख सकता हूँ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होता कि डेटा क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, या फिर फोरकास्टिंग के लिए है, तो फिर हम बोलते कि मीन मीडियन मोड में क्या बढ़िया है। लेकिन सिंस कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मीन मीडियन मोड तीनों से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं।
तो पेपर में कई बार आ जाता है, पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखना। सेकेंड टर्म समझ में आया? किसी को डाउट? अब इसका बट सर, थर्ड पार्ट देखिए। यस। मीडियन तो बेस्ट होना चाहिए ना, क्योंकि वो आउटलायर का इफेक्ट नहीं करता। नहीं नहीं, वो आउटलेट अफेक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डेटा किस तरीके का गिवन है, किसके क्रॉसपॉन्ड गिवन है। आपके पास एक नंबर गिवन है, इस नंबर को आप मीन, मीडियन, मोड तीनों तरीके से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज कर सकते हैं। या 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 ठीक है, इसलिए आप बोल रहे हो कि मीन, मीडियन, मोड। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा हमारे पास है कि बाय हाउ मच कैन द स्मॉलेस्ट सैंपल ऑब्जर्वेशन बी इंक्रीज। ध्यान से सुनना, यही बस तीसरा पार्ट के लिए मैंने बताया था इस क्वेश्चन को। बाय हाउ मच कैन द स्मॉलेस्ट सैंपल ऑब्जर्वेशन बी इंक्रीज्ड सो दैट द सैंपल मीडियन रिमेन सेम। तो आपके डेटा का जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसको मैं कितने से इंक्रीज कर सकता हूं जिससे कि मेरा जो मीडियन है वो सेम रहे, मीडियन में कोई चेंज ना आए। अब ध्यान से देखिए, मेरे को मीडियन जब मैंने सॉल्व किया था तो उसके लिए मैंने यूज किया था सिर्फ इस दो वैल्यूज को, 30 एंड 36 को। अब बताओ, अगर मैं इस 2 में 10 ऐड कर देता हूं तो 2 क्या 12 बन जाएगा। 12 बन जाएगा तो 6 यहाँ पे आ जाएगा और 12 यहाँ पे आ जाएगा। क्या इससे आपका मीडियन का आंसर चेंज होगा? नहीं होगा ना। नो सर, नो। अगर हाँ आपने सर। इस 2 में मान लेते 20 ऐड कर दिया, तो 20 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 पहले आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, फिर भी मीडियन चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं आपने इस 2 में 26 ऐड कर दिया, तो 26 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 26 प्लस 2 28 हो जाएगा। तो 6 पहले आ जाएगा, 24 बाद में, 27 उसके बाद फिर 28 आ जाएगा। क्या अभी भी ये अपने मीडियन को चेंज करेगा? नो नहीं सर। करेगा ना। लेकिन अगर मैं गलती से इस 2 में 29 ऐड कर देता हूं तो क्या 29 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 31। और 31 मतलब क्या हो यस। जाएगा कि अब आपका ये 30 हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन। और यहाँ 30 के प्लेस पे 31 आ जाएगा। तो क्या अब आपका मीडियन चेंज होगा? यस सर। बोलो। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं अपने सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है उसमें मैं उतना ही नंबर जोड़ सकता हूँ सो डैट कि मेरा ये जो 30 एंड 36 है जिससे मैंने मीडियन निकाला था, जिसका पहला टर्म है 30, ये 30 मेरा चेंज ना हो। तो मैं मैक्सिमम कितना ऐड कर सकता हूँ, 28 तक ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर 28 ऐड करता हूँ तो 28 प्लस 2 30 होगा। और 30 होगा तब भी आपके पास यहाँ पे 30 एंड 30 आ जाएगा, तब भी आपके पास एक टर्म 30 ही रहेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे देखो 30 दे रहे हैं। पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, पेपर में क्वेश्चन। अब आपको अगला पार्ट में क्या बोला, बाय हाउ मच कैन द लार्जेस्ट सैंपल ऑब्जर्वेशन को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं सो दैट की रिमेन से मीडियन रिमेन सेम रहे। तो आप अपने 150 जो लार्जेस्ट सैंपल वैल्यू है आपका वो 150 है, 150 को बताओ आप कितना डिक्रीज कर सकते हो सो दैट की मीडियन सेम रहे। 114 सर। 114 140। क्यों? क्योंकि 114 तक ही आप जब चेंज करोगे तो ये 150 आके यहाँ पे आ 36 जाएगा, सर। लेकिन 114 से ज्यादा डिक्रीज कर दोगे तो ये 150 आके 36 को हिट कर जाएगा। 36 फिर इधर आ जाएगा और जो टर्म आएगा वो 35 इधर आ जाएगा। तो आपका मीडियन चेंज हो जाएगा। तो मतलब 150 में हम लोग उतना ही माइनस कर सकते हैं सो डेट कि मेरा 36 अफेक्ट ना करे। क्लियर? यस सर। ये समझ में आ गया? तो दिस ये एक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं, ध्यान से। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने अभी कौन सा क्वेश्चन किया था, थर्ड थोड़ा सा क्वेश्चन। नीचे, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला, चलो क्वेश्चन लेके चले, सामने क्वेश्चन रहेगा तो सही रहेगा। चलो, दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यस सर। आपको बोला कि so that the weighted arithmetic mean of first n natural number whose weight are equal to correspond number is equal to this, ये आपको प्रूफ करना है। तो कहने का मतलब, लेट अस सपोज आपका x ऑब्जर्वेशन है जो कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 से लेकर n, ये रहा फर्स्ट n नेचुरल नंबर। और इस फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो वेट है वो इसका इक्वल है, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेटेड बोलते हैं,
तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इसी के बराबर है, तो 1 2 3 से लेकर n, कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन समझ में आया? अब 1 से लेके n ऑब्जर्वेशन था, n नेचुरल नंबर था, और इसका जो वेटेड था, मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी सेम था। जो आपका ऑब्जर्वेशन है वही आपका फ्रीक्वेंसी है, यही लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आएगा, सबसे बताओ। यस सर। ये एक डिस्क्रीट सीरीज है। आप डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन एक्स ऑफ एफ। अपॉन समेशन ऑफ सबसे पहले एफ एक्स निकाल लेंगे, क्या आएगा? एफ एक्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, n का स्क्वायर। एन का जब मैं एक्स बार निकालूंगा, यस किसी को डाउट है? यस समीर, मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। आपको बोला गया कि आपको ना ये प्रूफ करना है, और ये किसके करॉस्पॉन्ड में प्रूफ करना है, कि जो अर्थमेटिक मीन होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, हुज वेट आर इक्वल टू करॉस्पॉन्डिंग नंबर। वेट का मतलब होता है कि आपके ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी। तो जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है आपके क्रॉसपॉन्ड नंबर के। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होंगे? अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है। तो इस तरीके से आपके पास डेटा आ चुका है। अब इसका आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो ये एक डिस्क्रीट सीरीज की तरह दिख रहा है, और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग मीन इस फॉर्मूला से निकालते हैं। क्लियर? अब समेशन ऑफ एफ एक्स यस। की बात अगर हम लोग करें, तो क्या मैं बोल सकता हूँ समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा मेरा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। दिस इज योर समेशन ऑफ एफ एक्स। और समेशन ऑफ एफ की जब बात करें, तो समेशन ऑफ एफ क्या होगा आपका? 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n। अगर आप सभी एग्री करो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू में n+1। n+1 इंटू में 2n+1 वन। होल डिवाइड बाई 6। ये है ऊपर का फॉर्मूला। डिवाइडेड बाय जो नीचे का समेशन है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा होगा आपने, n इंटू में एन n प्लस प्लस वन वन एन डिवाइड प्लस बाई। वन बाय टू आप देखो यहाँ से, जब आप इसको यहाँ से 2 3 जा 6 कट कर दोगे, ये और ये कट कर दोगे, तो फाइनल क्या बचेगा? 2n+1 डिवाइड बाई 3। क्या यही प्रूफ करना था? देख लो, हो चुका है यस। प्रूफ। सबको ये फॉर्मूला पता है? चलो मैं बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ, कुछ बेसिक में। अगर आपके पास इस तरीके से हो, 1 + 2 + डॉट 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 n, इस तरीके से हो, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, तो इसको उनका जो समेशन होता है वो होता है n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6। ये आपने सीक्वेंस में पढ़ा हुआ क्लास 11th में। 3, अगर आपके पास ऐसा होता है 1³ प्लस में 2³ प्लस में 3³ प्लस में डॉट 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 n का क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं n इंटू में n+1/2 और इन सब का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से होता है। आपको मेनली ये तीन जो है आपके बेसिकली क्वेश्चन में यूज हो सकता है, जब आप सॉल्व करोगे तो। क्लियर? किसी को डाउट? एनी वन? ठीक है, चलिए। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चंस और हम लोग कर लेते हैं। आपके पास हम लोगों ने अभी कौन सा क्वेश्चन किया था? आई थिंक 4 किया था, ये वाला 4 किया था। 4 के बाद हम लोग करते हैं, एक बार मैं ना ये क्वेश्चन करता हूँ, 6 वाला क्वेश्चन करता हूँ। 6 वाले क्वेश्चंस को करने के से पहले मैं एक कंसेप्ट और आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसको मैं 6 वाला को रहने देते हैं, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, सो डैट कि मैं 6 वाला कंसेप्ट सिखाकर तब आपसे करूँ। एक ये करते, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले कर ले कुछ और, चलो पहले 12 करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। दैट्स वाई जितना आपने पढ़ा है
उससे क्या पेपर में आएगा रिलेट करके वो मैं बस आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर में 12 में क्या बोला आपको कि इफ द मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 से लेके xn इज x बार, अगर x1 से लेके xn तक का मीन x बार है तो देन द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये जो है वो आपको क्या होगा वो बताना है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ऑब्जर्वेशन आपका कुछ इस तरीके से है x1 x2, चलो x1 x2 डॉट 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 xn, तो इस ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है x बार। ये कुछ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल की तरह दिख रहा होगा, जो अर्थमेटिक मीन का आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था। ठीक है, तो बोला कि जब ऑब्जर्वेशन आपका कुछ ऐसा था तो ये इसका मीन था। अगर ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए एक्स आई प्लस में 2i फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 से लेकर n, बेसिकली ये एक नया ऑब्जर्वेशन ले लो y, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या होगा x1 प्लस में 2 1, x2 प्लस में 2 2, अच्छा ये जो आई है ये मल्टीप्लाई पे है, सब्सक्रिप्ट पे नहीं है, ये मल्टीप्लाई पे 2i ऐसे। तो 2 1 जहां जहां पे आई है तो आई के प्लेस में, जहां जब 1 था तो हर जगह 1 आया, जब 3 होगा तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, सिमिलरली चलता जाएगा, जब यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे भी n आ जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? तो अब आपको बोल रहा है कि यस इसका सर। मीन क्या होगा, मतलब y बार क्या होगा। तो अगर आप सभी एग्री करो तो y बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स आई प्लस में 2i डिवाइड बाय n, मतलब समेशन ऑफ y डिवाइड बाय n ना, और y मेरा क्या है तो ये है। अब इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, अगर आप सभी एग्री कर रहे हो। वाई बार इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई प्लस 2i, वेर आई इक्वल टू 1 से लेके n। इसका समेशन क्या इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि जब 1 होगा तो ये होगा x प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1, प्लस जब 2 होगा तो ये होगा x 2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 2। सिमिलरली जब n होगा तो ये होगा xn प्लस में 2 टाइम्स ऑफ n, और इन सब के नीचे चल रहा होगा होल डिवाइड बाय n। बोलो क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? बोलो। अब इसमें से मैंने x वाले टर्म को एक जगह लेकर रख रहा हूँ, मतलब यहाँ से ये जो x1 है x2 है x3 xn तक जो, इसको मैं एक जगह रख रहा हूँ। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn को मैंने एक जगह रखा। फिर जो ये अलग से था 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस में डॉट 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 2 टाइम्स ऑफ n, इसको मैंने एक जगह रखा। इसके नीचे चल रहा है n। थोड़ा और आगे चले, वाई बार इज इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया समेशन ऑफ एक्स, x1 से लेकर xn को मैंने लिख दिया समेशन ऑफ एक्स, प्लस इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस डॉट एन। एन। ठीक है, इसके होल डिवाइडेड बाय n चल रहा है। बोलो वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाय एन को अलग लिख दिया, यहां से 2, पता 1 2 3 इन सब का समेशन क्या होगा n टाइम्स ऑफ n+1/2, और होल डिवाइडेड बाय n चल रहा है। यहां से ये टू रिमूव हो जाएगा, ये n रिमूव हो जाएगा। बताओ वाई बार बराबर क्या होगा, क्या समेशन ऑफ एक्स बाय एन को एक्स बार लिख सकते हैं, यस प्लस सर। यहां से क्या आ जाएगा n+1। ये आंसर होगा। देखते हैं आंसर मैच कर रहा है, देखिए एक्स बार प्लस में n+1। समझ में आया सर क्वेश्चन एक नंबर बार 12? दोबारा से बता दो। चलो मैं बताता हूँ। आपको बोला था क्वेश्चन में कि ये जो x है, तो x से x1 से लेके xn तक का मीन x बार दे रखा है। बोला एक नया मान लेते हैं, और आपके पास ऑब्जर्वेशन आ गया एक्स आई प्लस में 2i, जिसको आपने y लेट ले लिया कि ये y है। तो बोला आपको इसका मीन निकालो। तो एक्स आई प्लस में 2i वेर ऑल आई इक्वल टू 1 से लेके n, तो जब मान लेते हैं आप i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या यहाँ पे ये ऐसा लिखाएगा ना, x1 2 टाइम्स ऑफ 1। जब i इक्वल टू 2 पुट करोगे तो x2 2 टाइम्स ऑफ 2, x3 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 3। और मीन कैसे निकालते हैं, जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं इन सबको ऐड करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसी तरीके से मैंने मीन निकाला, वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन, जहां पे समेशन ऑफ वाई क्या है मेरा ये है, डिवाइड बाय एन। अब इसको ब्रेक किया, मतलब इसी सबको ऐड किया है बेसिकली, देख लो x1 2 1 प्लस x2 2 2 प्लस अगला होता x3 2 3 प्लस डॉट 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 xn 2n डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि मेरा n है। फिर आगे स्टेप में मैंने क्या किया
कि जो x1 x2 xn था, जो वेरिएबल था, उसको मैंने एक साथ लिखा, और जो 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 टाइम्स ऑफ 2, 2 टाइम्स ऑफ 3 से लेकर 2 टाइम्स ऑफ n था, उसको मैंने एक जगह रखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, x1 से लेकर xn तक को इसको मैंने नॉर्मल फॉर्म में रख दिया, समेशन ऑफ x फिर से, और इसमें से मैंने 2 को कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, इससे 1 बचेगा, दूसरे वाले से 2 बचेगा, तीसरे वाले से 3 बचेगा, आगे वाले से 4, फिर जैसे जैसे करके n वाले से n बचेगा। फिर अगले स्टेप में मैंने समेशन ऑफ x बाय n को अलग कर दिया, मतलब n से जो डिवाइड हो रहा था इसको मैंने अलग कर दिया, और उसको मैंने अलग कर दिया, तो समेशन ऑफ x बाय n अलग हो गया। और यहां से मैंने क्या किया, 2 के प्लेस पे 2 है, और इसका समेशन अभी मैंने आपको बताया था 1 + 2 + 3 + n तक का समेशन होता है n इंटू में n+1/2। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, डिवाइड बाय चल रहा था n। अब इसको कट पिट करके मेरे पास ये आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर हुज वेट आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्ड नंबर, जिसका वेट जो है उस नंबर के स्क्वायर है। तो कहने का मतलब अगर आप सभी एग्री करो, जो अभी पहले क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, उसी तरीके से ये दिख रहा होगा कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है 1 2 3 से लेकर एन, और इसका जो वेटेड है मतलब फ्रीक्वेंसी है वो इसका स्क्वायर है। बोलो, वेटेड का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका वेट मतलब एक्स का फ्रीक्वेंसी, मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि 1 के क्रॉसपॉन्ड में, लेट सपोज अगर 1 मार्क्स है तो 1 कितने लोग लेके आए हुए हैं, तो 10 लोग लेके आए हुए हैं। एक तरीके से 1 के क्रॉसपॉन्ड में 10 चलेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया गया है कि जो मीन है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, ठीक है, हुज वेट आर इक्वल टू द स्क्वायर, वहां पे था इक्वल ओनली, यहाँ पे इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ क्रॉसपॉन्ड नंबर है, उस नंबर के जो क्रॉसपॉन्ड में उसका स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इस तरीके से लिखा है। अब जब मैं यहाँ पे एफ एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब। अब जब मैं यहाँ से मीन निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ, वेयर समेशन ऑफ एफ एक्स मेरा क्या होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट क्यों डॉट डैश डॉट डैश। एन का क्यूब, अपॉन में ये क्या होगा बताओ, समेशन ऑफ एफ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 एन का स्क्वायर। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू में n+1/2 प्लस का वन होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। नीचे वाला का क्या होता है, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइड बाई 6। इसको ब्रेक कर लेना, सॉल्व कर लेना, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर वो मैच कर जाए। बोलो, क्लियर? यस सर। चलिए, ये समझ में आ गया। एक हमारे पास कंसेप्ट है स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस का बेसिकली मतलब होता है जब असिमेट्रिकल हो कोई चीज। असिमेट्रिकल से पहले समझ लेते हैं कि सिमेट्रिकल क्या होता है। देखो ये जो पूरा का पूरा सिमेट्रिकल का कंसेप्ट है ना, ये सेमेस्टर 1 में बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर में है। आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आगे पढ़ोगे सेमेस्टर 2 में और थोड़ा इकोनोमेट्रिक्स में। अभी के लिए बस आपको ना मीन मीडियन मोड जो आप पढ़ रहे हो, सेंट्रल टेंडेंसी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि आपका डेटा स्क्यूनेस है या नहीं है, मतलब सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल है तो पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है। तो देखो किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। जो सिमेट्रिकल डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, बेल शेप। बेल शेप मतलब घंटा जो है ना, कुछ इस फॉर्म में। कुछ इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डायग्राम। इस डायग्राम का जो सबसे ऊपर वाला हाइट है, इसके क्रॉसपॉन्ड में जो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो रेड कलर का लाइन आपको दिख रहा है, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक्स का जो डेटा आपके पास गिवन है डिफरेंट नंबर, वो नंबर है। और इस नंबर के क्रॉसपॉन्ड में मान लेते हैं आपने डॉट प्लॉट से ये डायग्राम बनाया, जो कि एक बेल शेप डायग्राम बना, जिसमें कि सबसे ऊंचा वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मोड।
बोलो, बोल सकते हैं। मान लेते एक्स के करस्पॉन्ड में 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता। तो मान लेते हैं ये क्या बता रहा है, 1 2 बार कर आ रहा होगा डेटा में। तो इस तरीके से तो ये बहुत ज्यादा बार आ रहा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो नंबर सबसे ज्यादा अकर कर रहा है वही मेरा मोड है? यस सर। ठीक है, तो सबसे जो ऊंचा पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोड। ओके, चलिए अगर ये समझ में आ गया आपको, थोड़ा आगे बढ़। जब डायग्राम आपका ट्रिक सिमेट्रिकल में तो होता है। हाँ बोलो। सिमेट्रिक में तो मोड मिडिल वैल्यू फिर होगा। हाँ, मोड विधि मैं बताते रहूँ। जब आपका डायग्राम सिमेट्रिकल होता है तो किसी भी डायग्राम को सिमेट्रिकल तब बोलते हैं जब वो आपस के एरिया को इक्वल बांट रहा हो। मतलब इस मोड के इस तरफ का भी जो एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, ये भी, और इस मोड के जो इस तरफ का एरिया है ये भी, ये आपस में इक्वल है। मतलब ये भी एरिया आपके पास 50% है और ये भी एरिया आपके पास 50% है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक नंबर है जो कि मोड है, जिसके आगे का एरिया भी 50% है और पीछे का एरिया भी 50% है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट यही मीडियन भी होगा? यस सर। ओके, चलिए। तो जब आपका डायग्राम सिमेट्रिकल होता है तो सबसे ऊंचा वैल्यू मोड है, और मोड ही मीडियन होता है, और मीडियन ही यहाँ पे मीन भी रहता है। So when your diagram is symmetrical, on that time mean is equal to median, median is equal to mode। तो जब भी आपके पास किसी डेटा में मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल आ जाए तो आपको समझ लेना है कि वो डेटा आपका सिमेट्रिकल है। क्लियर? बस आपको ये ध्यान में रखना है, इसी के करस्पॉन्ड में आपको आंसर देना है। अगर मीन मीडियन मोड अगर इक्वल है तो डेटा आपका सिमेट्रिकल है। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो, ओके, अगर डेटा क्लियर है तो मैं दो डेटा और बना रहा हूँ। एक ऐसा, ये जो रेड कलर का लाइन है ये क्या शो कर रहा है? ऑब्जर्वेशन, एक्स की वैल्यू। ध्यान से, ये एक्स की वैल्यू शो कर रहा है। अगर डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये डायग्राम में डिफरेंस है, थोड़ा डायग्राम और डिफरेंस करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कुछ ऐसा। और अगर डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, या इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो सबसे हाइट वाला वैल्यू है इसके करस्पॉन्ड में जो वैल्यूज आएगी वो मेरा मोड होगा? दिस इज योर मोड। यस सर। इसके बाद आपके पास कहीं ना कहीं इस तरफ लाई कर रहा होगा आपके पास मीडियन, क्योंकि मीडियन आपके डेटा को इक्वल बात में डिवाइड करता है। और इसके बाद कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा मीन। ये जब आप अच्छे तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ोगे तब समझ में आएगा। वैसे फिलहाल के लिए आपको मोड के हिसाब से मैंने बताया ये आपका मोड है, इसके आगे लाई कर रहा होगा मीडियन, आगे मीन। अब मुझे बताओ इसमें से सबसे मोड, मीडियन और मीन में से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? मोड की। नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू, मोड का मीन। मतलब है मीन। मैंने आपको क्या बोला, ओ। दिस लाइन इज योर एक्स का वैल्यू, तो एक्स जितना आगे जाएगा उतना बड़ा वैल्यू ना। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ यस। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूँ कि जो मीन है आपका वो बड़ा है किससे? मोड से, सॉरी मोड ने मीडियन से। मीडियन से हाँ। और मीडियन से बड़ा है आपका मोड। मोड। तो जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो आएगा, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, इस टाइप के डायग्राम को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड डायग्राम। अब आते हैं इस वाले पे। सबसे ज्यादा नंबर जहां पे अकर कर रहा है, सबसे ऊंचा वाला, ये मेरे लिए मोड कहलाएगा। समवेयर इधर कहीं लाई कर रहा होगा मीडियन, समवेयर इधर कहीं लाई कर रहा होगा मीन। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मेरा जो मीन है वो छोटा है किससे? लेस देन मीडियन। लेस देन मीडियन और लेस देन एंड मीडियन इन मोड। मोड। जब ऐसा सिनेरियो आएगा तो इस टाइम पे आप बोलोगे आपका जो डायग्राम है वो नेगेटिव स्पीड है। और इन दोनों ही पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड को हम लोग बोलते हैं असिमेट्रिकल डायग्राम। तो असिमेट्रिकल हैव टू एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव स्क्यूड, एक नेगेटिव स्क्यूड। व्हेन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ऑन दैट टाइम जो आपका डायग्राम है, जो आपका डेटा है वो पॉजिटिव स्क्यूड है। और जब आपका मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड होगा तो जो आपका डेटा है, जो आपका डायग्राम है वो नेगेटिव स्क्यूड है। क्लियर?
और जब मीन मीडियन मोड आपस में इक्वल हो जाए तो डायग्राम आपका सिमेट्रिकल है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एक और कंसेप्ट से मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ। मान लेते हैं ये आपके पास एक नंबर लाइन है, तो मैंने बोला इस नंबर लाइन में ना ये है आपके पास P5, 5 परसेंटाइल बेसिकली, और ये है आपके पास 95, P95, तो 95 परसेंटाइल। अगर आप सभी एग्री करो तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके आगे का एरिया होगा 5%, 5%। और इसके पीछे का एरिया होगा 5%। और इस डेटा में बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, लेट सपोज मीडियन, कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा है मीडियन। ओके, इसको मैं कुछ इस तरीके से बना, ये भी 5%। अब जो मेरे पास, तो P95 के आगे के एरिया 50% है, P95 के पीछे के एरिया 50% है, और मैंने बोला बीच में कहीं ना कहीं एक एम लाई कर रहा है। अब मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। डायग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ P5 से लेकर जो मैंने एम ये डिसाइड किया था, इतने रेंज को मैंने बोला कि ये रेंज है एक्स का, और पी एम से लेकर P95 तक के रेंज को मैंने बोला ये रेंज है वाई का। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर इफ एक्स का जो डिस्टेंस होगा, एक्स की जो मैग्नीट्यूड होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी, वो इक्वल हो जाए वाई से, तो ऑन दैट टाइम योर डायग्राम इज सिमेट्रिकल। अगर एक्स वाई के बराबर है तो आप सिंपल सी बात ये कहना चाहते हो कि ये भी 45% है, ये भी 45% है, क्योंकि 5% अगर आगे है और 5% पीछे है, तो बचा 90%, और 90% में ये भी एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल है, तो ये 45%, ये 45% होगा। तो अगर कोई डायग्राम आपस में दूसरे साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड अगर आपस में इक्वल है, तो उस टाइप के डायग्राम को सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो अगर एक्स इज इक्वल टू वाई, ऑन दैट टाइम डायग्राम आपका सिमेट्रिकल होगा। इफ जो आपका एक्स है वो लेस देन वाई होता है, मतलब वाई बड़ा है, मतलब ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, एक्स का डिस्टेंस छोटा है, तो इस टाइम पे आपका डायग्राम पॉजिटिव स्क्यूड होगा। डायग्राम इज असिमेट्रिकल और उसमें भी पॉजिटिव स्क्यूड। और अगर आपका एक्स बड़ा है वाई से, मतलब इस तरफ का डिस्टेंस अब बड़ा है, वाई वाला डिस्टेंस छोटा है, तो इस टाइम पे भी डायग्राम आपका असिमेट्रिकल होगा और नेगेटिव स्क्यूड। बोलो क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको समझाता हूँ अभी, बस आपको सिमेट्रिकल में दो चीजें होती है, स्क्वीनेस का बेसिकली मतलब होता है असिमेट्रिकल, और असिमेट्रिकल के दो एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव स्क्वीड, एक नेगेटिव स्क्वीड। अगर मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से, तो आपके पास जो डेटा है, जो डायग्राम है, वो पॉजिटिव स्क्वीड कहलाएगा। अगर मीन छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मोड से, तो ऑन दैट टाइम आपका डेटा नेगेटिव स्क्वीड कहलाएगा। और अगर मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल है, तो ऑन दैट टाइम आपका डेटा जो है वो सिमेट्रिकल कहलाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। और आपको ये डायग्राम माइंड में लेके चलना है। अगर ये समझ आ गया तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ध्यान से देखो पेपर में कैसा आएगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, ध्यान से देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो पेपर में आपका आया हुआ है, मिसलेनियस में मैंने दिया था, लेट अस सपोज, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? मैं इंटरप्रेट कर देता हूँ वैसे। यस। क्या सब इंफॉर्मेशन गिवन, आपको ध्यान से देखो, गिवन इंफॉर्मेशन, आपको क्वेश्चन में बोला कि आपके पास मीन है जो कि है 535, मीडियन गिवन है जो कि है 500, मोड गिवन है जो कि है 500। इसके बाद जो मिनिमम वैल्यू है इसको ठीक कर लेना, मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा 220। जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके डेटा का वो है 925। जो फिफ्थ परसेंटाइल है P5 वो है 400, मतलब P5 जब निकालोगे अपने डेटा में से तो 400 आएगा। जो 10th परसेंटाइल है P10 वो आएगा 430। जो 90 परसेंटाइल है P90 वो आ जाएगा आपके पास 640।
जो 95 परसेंटाइल है, P95, वो कितना दे रखा है? 640 ही दे रखा है, सॉरी 640 नहीं, 720 है, तो थोड़ा सा इसको रिमूव कर देना, ये गलत, एक एक्स्ट्रा लिखा गया है। तो 95 परसेंटाइल जो है वो डेटा है 720। ओके, आपको बोला, आप जो है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द स्क्यूनेस ऑफ हिस्टोग्राम। आपको हिस्टोग्राम नहीं बताना है, आपको बस हिस्टोग्राम का स्क्यूनेस के बारे में बताना है, कि वो पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है या वो सिमेट्रिकल है। तो बताओ, इस डेटा को देखकर हम क्या बता सकते हैं? सिंस मेरा मीन जो है, जो मेरा मीन है वो मीडियन से बड़ा है, सिंस मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड, क्या मैं बोल सकता हूँ जो मेरा डायग्राम होगा वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा? यस बोलो। सर। डेट्स इट, आपको इतना ही करना है, आपके सिलेबस अकॉर्डिंग। अब इसी चीज को थोड़ा सा, अच्छा इतने सारे इन्फॉर्मेशन दे रखा है, क्यों फिर इसको थोड़ा और अच्छे से बनाए, नंबर लाइन पे शो करें, तो कैसे शो करेंगे? तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बताओ मिनिमम वैल्यू क्या था? 220, मैक्सिमम वैल्यू था आई थिंक 950, 925, सॉरी। तो मैक्सिमम वैल्यू है 925। इसके बाद जो मीडियन है वो है 500। तो लेटर सपोज मीडियन कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई कर रहा होगा, मैंने रैंडमली डाल दिया मीडियन 500 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? तो मीडियन है, दिस इज योर मीडियन। इसके बाद जो P5 है वो है 400, और जो P95 है वो है 720। लेटर सपोज ये है P5, जो है 400, और जो P95 है वो है 720। ओके, इसके बाद जो आपका मीन है वो है 535। तो मीन समवेयर कहीं इधर लाई कर रहा होगा, 535 ये आपका मीन है। ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ इसके आगे का एरिया 5% है, इसके पीछे का एरिया 5% है। अब मैं निकालना चाहता हूं कि ये एरिया, ये डिस्टेंस कितना होगा, एज वेल एज ये डिस्टेंस कितना होगा। इसको मैंने नाम दिया x, और इस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया y। ठीक है, तो अगर मैं x वाला डिस्टेंस निकालना चाहूं, क्या मैं बोल सकता हूँ x का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, m माइनस में 400, बोलो, जो कि 100 आएगा। और y का डिस्टेंस निकालना चाहूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो y का डिस्टेंस होगा वो ये होगा, 720 माइनस में n, 720 माइनस में 500, जो कि 220 होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या मेरा आ रहा है, x इज लेस देन y। इधर का एरिया बड़ा है, इधर का एरिया छोटा है। तो बताओ डायग्राम क्या है, पॉजिटिव स्पीड या नेगेटिव स्पीड? सर डायग्राम इज पॉजिटिव स्केल। हाँ, मतलब जो डेटा गिव है ना, उस डेटा से हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा हिस्टोग्राम बनेगा वो पॉजिटिव स्पीड बनेगा। क्लियर? तो पेपर में अगर आपसे आता है तो इसी तरीके से पूछा जाएगा, या तो आप मीन मीडियन मोड के कंसेप्ट से आंसर दे सकते हो, या फिर इस नंबर लाइन को ड्रॉ करके आंसर दे सकते हो। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट, एनीवन? नो सर। चलो, तो बेसिकली अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो सेंट्रल सर टेंडेंसी का कंसेप्ट, यस। सर जैसे कि यहाँ पे P5 एंड P95 है, तो सर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है P5 एंड P95 की जगह P10 एंड P90। हाँ, मतलब कुछ भी दे, वैल्यू आपको दे रखा है, मतलब मैंने बस इसको प्लॉट किया है अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। ओके। ठीक है, वो तो गिवन इन्फॉर्मेशन से प्लॉट किया है अकॉर्डिंग टू दिस, और कुछ नहीं। चलो, तो बेसिकली हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी का कंसेप्ट कर लिया है। देखा जाए तो सर एम बेसिकली समीर मीडियन है आपका। देखो, 500 में कर रहे हैं ना, माइनस, एम इज योर मीडियन। ओके, आपका जो यूनिट नंबर वन का जो है 50% सिलेबस हो चुका है, 50 to 55%।
अब बचा है टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। ठीक है, नॉर्मल सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, वो सब निकाल। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग